और इसको अगर हम चैप्टर में से क्विकली पहले ब्राउज कर लें तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रिस्क क्या होता है। रिस्क होता है जी वेरिएबिलिटी ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स। डेफिनेटली एवरी बिजनेस फेस रिस्क। रिस्क किस फॉर्म में आता है कि जो आप का रिटर्न है, राइट, प्रॉफिट, तो देयर कुड बी अ वेरिएशन इन दैट पॉसिबल रिटर्न। वो रिटर्न कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप रिटर्न की ना भी बात करें तो जब आप एक फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं और आप फ्यूचर से मुतालिक डिसीजन ले रहे होते हैं तो वो डिसीजन बहुत सारे एस्टिमेट्स की बेस पे होता है और बहुत सारे वेरिएबल्स की बेस पे होता है। मिसाल के तौर पे आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक वेरिएबल है, ईयरली कैश फ्लोज एक वेरिएबल है, टर्मिनल जो कैश फ्लो है वो एक वेरिएबल है, फिर टैक्सेशन है, फिर डिप्रिसिएशन है। देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स जिसकी बेस पे फिर आप उसकी पूरी एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हो और उस पे आप फिर डिस्काउंट रेट अप्लाई करके देखते हो एनपीवी पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई। तो वो जितने भी वेरिएबल्स है फ्यूचर के उन सारों में वेरिएशन हो सकती है। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वेरी कर सकती है, हमारी सेल्स वेरी कर सकती है, हमारे एक्सपेंसेस वेरी कर सकते हैं, हमारा वर्किंग कैपिटल वेरी कर सकता है। तो जब पॉसिबल वेरिएशंस हो किसी भी वेरिएबल में तो हम उसको कहते हैं कि वो एक सॉर्ट ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। हाँ, अलबत्ता अब इसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो अगर हमें उन पॉसिबल वेरिएशंस की प्रोबेबिलिटी पता है तो उसको हम रिस्क कहेंगे और अगर हमें उन पॉसिबल वेरिएशंस की प्रोबेबिलिटी नहीं पता, चांस ऑफ अकरेंस नहीं पता, तो फिर हम उसको अनसर्टेनिटी कहेंगे। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी कब पता होती है? प्रोबेबिलिटी तब पता होती है जब आपको कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस होता है। पास्ट में आपने वो कारोबार किया, पास्ट में आप रेस्टोरेंट चलाते रहे, पास्ट में आप गेम्स खेलते रहे, पास्ट में वो काम आप करते रहे, तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये इतना पता वेरिएशन आती है, लेकिन वो वेरिएशन की प्रोबेबिलिटीज भी आप गेस कर सकते हैं, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर तो ऐसी पॉसिबल वेरिएशंस हैं जिसके चांस ऑफ अकरेंस आप मेजर कर सकते हो और प्रिडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड द कैलकुलेशंस, तो उसको हम रिस्क कहेंगे। और अगर आप अ, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो पॉसिबल वेरिएशंस के चांसेस क्या हैं, तो फिर आप उसको अनसर्टेनिटी कहोगे। अनसर्टेनिटी मेनली किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से ही आती है, कोई ऐसा अनप्लान्ड इवेंट। क्योंकि रिस्क तो थोड़ा सा आप समझ लो कि प्लान ही होता है, आपको पता होता है कि ये मामला आएगा और आपको पता होता है इसकी ये पॉसिबल जो चांस ऑफ अकरेंस है उसका भी आपको आइडिया होता है। बट जो अनसर्टेनिटी है दैट इज कम्प्लीटली एन अनप्लान्ड इवेंट। अब जिस तरीके से राइट नाउ इस वक्त कोरोना चल रहा है तो कोरोना इज समथिंग जो कि बिल्कुल ही अनसर्टन हुआ। कोई भी डिसीजन मेकर दुनिया का आज से साल पहले या 2 साल पहले या 6 महीने पहले जब डिसीजन ले रहा होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स कर रहा होगा, तो इसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा होगा कि ये सिचुएशन आएगी कि लॉकडाउन हो जाएगा और पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। अदरवाइज एयरलाइंस और ये सारे बिजनेसेस कोई ना कोई बंदोबस्त करते अपना। लेकिन जिस टाइम वो डिसीजन ले रहे थे दैट वाज वो तो उनकी डिसीजन मेकिंग में माइंड में भी नहीं आया होगा। तो बेसिकली अनसर्टेन इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जो बस रन टाइम पे अगर हो जाता है उसको जहन में लेके आना एट द टाइम ऑफ प्लानिंग बहुत मुश्किल होता है। और अगर जहन में आ भी जाए तो फिर उस वक्त उसके चांस ऑफ अकरेंस को मेजर करना और बाकी चीजों को क्वांटिफाई करना वैसे ही इम्पॉसिबल होता है। जबकि रिस्क आपको थोड़ा सा अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे आइडिया होता है कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन सी वेरिएशंस आ सकती हैं आपके मुख्तलिफ वेरिएबल्स में, तो उसके साथ आप प्रोबेबिलिटी साइन कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक बेसिक फर्क आपको पता होना चाहिए रिस्क और अनसर्टेनिटी में। अह, फिर यहाँ पे कुछ डिस्कशन है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि आप थ्रू रिसर्च जो है अपनी अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हो। क्योंकि देखें एक तो है पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे आपने क्या किया, आपने प्रोबेबिलिटीज असाइन कर दी और आपने क्वांटिफाई कर लिया रिस्क को। और अगर अनसर्टन इंफॉर्मेशन है, अनसर्टनिटी है, तो रिसर्च के थ्रू आप उस अनसर्टनिटी को दूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब एक इंतहाई अनसर्टन एनवायरनमेंट चल रही है ड्यू टू कोरोना, बट एवरी पासिंग डे रिसर्च हो रही है, डेटा आ रहा है, मोर्टेलिटी रेट्स कितने रिकवर हो रहे हैं, कितने कौन सी दवाई करामद है, रिसर्च हो रही है। तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम विद दैट रिसर्च की चीजें जो है वो अनसर्टनिटी आपकी रिड्यूस होती जाएगी और कोई ना कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी जिसकी बेस पे आप शायद प्रिडिक्ट कर पाए फ्यूचर आउटकम्स को। बट राइट नाउ दिस इज गोइंग वेरी अनसर्टन। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे जो असल में हमने सीखना है, तो हमने वो टेक्निक सीखनी है जिससे हम एड्रेस करेंगे रिस्क को।
ठीक है। रिस्क को यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी लिखा हुआ है, बट मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क, क्योंकि रिस्क को तो हम मैनेज कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को हम मैनेज नहीं कर सकते। जब हमें पता ही नहीं है कि उसकी पॉसिबल चांसेस क्या हैं, तो हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। सो बेसिकली इस चैप्टर में 5 चीजें आपकी डिस्कस होती हैं। उसमें से जो पहली 2 हैं वो बस मैं बता देता हूँ आपको, और ज्यादा जो हम एम्फसाइज करेंगे और जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक भी है वो सारा का सारा अगली 3 से है। पहली चीज है सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस को, ठीक है। तो वन ऑफ द वे टू एनालाइज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज टू डू सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है? सेंसिटिविटी एनालिसिस एक एक वेरिएबल को इन टर्न्स लेता है और ये देखता है कि उसमें मैक्सिमम कितना चेंज आए कि हमारा डिसीजन जो है वो उलट हो जाए। तो मिसाल के तौर पे आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी होती है, आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में सैल्वेज वैल्यू भी होती है, आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में वर्किंग कैपिटल भी होता है, आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स भी हो सकती है। तो हम सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक एक वेरिएबल को बारी बारी पकड़ेंगे और ये देखेंगे कि सेल्स कितनी बढ़ जाए या कितनी कम हो जाए कि हमारा डिसीजन चेंज हो जाएगा, या वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ जाए कि हमारी एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ जाए कि हमारी एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी, या हमारा लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितना बढ़ जाए कि हमारी एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। तो बेसिकली हम एक एक वेरिएबल को इन टर्न देखते हैं कि उसमें कितना बड़ा चेंज आए कि हमारा डिसीजन चेंज हो जाएगा। इससे क्या पता लगता है? इससे हमें सेंसिटिविटी पता लगती है कि किस वेरिएबल की ज्यादा सेंसिटिविटी है। जो परसेंटेज हमारा कम निकलेगा तो वो वेरिएबल ज्यादा सेंसिटिव होगा। मिसाल के तौर पे अगर सेल्स की परसेंटेज आ रही है कि सेल्स के 10% कम होने से हमारी एनपीवी नेगेटिव हो जाती है, सेल्स के 10% कम होने से हमारी एनपीवी नेगेटिव हो जाती है, और लेट से वेरिएबल कॉस्ट के 25% बढ़ने से हमारी एनपीवी नेगेटिव हो जाती है। तो इसमें से ज्यादा सेंसिटिविटी किसके साथ है? हमारी सेल्स के साथ है, क्योंकि सेल्स में एक छोटा सा भी वेरिएशन जो है वो हमारी एनपीवी को नेगेटिव कर सकता है। सो 10% वेरिएशन अगर सेल्स में आती है तो हमारी एनपीवी नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिसीजन है वो ज्यादा सेंसिटिव है किसके साथ? सेल्स के साथ। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में तो आप ये करते हो। बेसिकली हर के अंदर सेंसिटिविटी एनालिसिस आ जाता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी आ सकता है, सीवीपी एनालिसिस में भी आ सकता है, डिसीजन मेकिंग में भी आ सकता है। तो किसी भी टॉपिक के अंदर सेंसिटिविटी एनालिसिस जिसमें भी मुख्तलिफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे आ सकता है। स्टूडेंट को तंग भी बहुत करता है। मैंने अभी एक लेक्चर दिया है लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, उसकी अगर मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ तो आप उसमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने समझाने की कोशिश की है सेंसिटिविटी एनालिसिस। अभी आपके साथ शायद मैं क्वेश्चन जब आएगा तो उसके थ्रू मैं आपको ये समझा दूंगा, बट राइट नाउ मैंने इसकी थ्योरी बता दी। सिमुलेशन, अब ये दूसरा तरीका है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में तो एक वक्त में एक वेरिएबल आप देखते हो, सिमुलेशन में एक वक्त में तमाम वेरिएबल्स का चेंज आप चेक कर रहे होते हो कि एक ही वक्त में अगर तमाम वेरिएबल्स चेंज हो तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो सिमुलेशन इज अ काइंड ऑफ अ हाइपोथेटिकल मॉडल और इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोग्राम जिसमें आप तमाम वेरिएबल्स को चेंज करके देखते हो कि उसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो सवाए इसके कि हमें बस पता होना चाहिए कि सिमुलेशन क्या होती है, और इसके लिए स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हैं, उसके पूरा मैकेनिज्म है इस चैप्टर में बताया हुआ है, बट वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ना ही हमारे से कोई सवाल पूछा जा सकता है, ना कभी सवाल पूछा गया है। तो इसको बस हम इस हद तक ही रखते हैं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक वेरिएबल को हम चेंज करके बाकियों को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, जबकि लाइफ में ऐसा नहीं होता। लाइफ में जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो हर वेरिएबल जो है वो वेरी एट द सेम टाइम कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर आप प्लेन चला रहे हो तो मुख्तलिफ वेरिएबल्स, हवा का प्रेशर और बहुत सारी चीजें जो है वो बैक वक्त चेंज हो रही होती हैं। तो रियल लाइफ में ऐसे ही होता है कि ऐसा नहीं होता कि आप एक वक्त में एक वेरिएबल चेंज करोगे बाकी को कांस्टेंट करोगे। तो रियल लाइफ में यही होता है कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स बैक वक्त जो है वो चेंज हो रहे होते हैं और उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो सिमुलेशन बेसिकली तमाम वेरिएबल्स के चेंज का इम्पैक्ट साइमल्टेनियसली देखता है आपके डिसीजन पे। फिर उसके बाद जो असल में हमने चीज यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा समझनी है वो ये 3 है। उसमें से एक है एक्सपेक्टेड वैल्यू, विच इज अ वेरी सिंपल थिंग कि आपने एक एवरेज निकाल लेनी है। अभी हम निकाल के देख लेते हैं कि जब हमारे पास एक वेरिएबल से रिलेटेड 3 मुख्तलिफ आउटकम्स हो सकती हैं,
और उन 3 मुख्तलिफ आउटकम्स की हमें प्रोबेबिलिटी भी बता दी जाती है, तो फिर हम प्रोबेबिलिटी को उन आउटकम से मल्टीप्लाई करके अगर उसका समेशन ले लें तो वो एक एवरेज आ जाती है आउटकम्स की। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे लिखना नहीं चाहता क्योंकि डेफिनेटली हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ज़्यादा टाइम ऐसे खामखा में लग जाएगा और वैसे भी आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं होता, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना बहुत आसान चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे ये बात अंडरस्टैंड करने की है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकालते हैं एक ऐसे शख्स के लिए जो रिस्क न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे आपको अब वो जो रिस्क प्रोफाइल्स हैं उसका आइडिया होना चाहिए कि रिस्क के एतबार से, यानी कि रिस्क की डिजायर के एतबार से और रिस्क को की एपेटाइट के हिसाब से 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग रिस्क सीकर्स होते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, रिस्क लेते हैं हाई रिटर्न के चक्कर में। कुछ रिस्क अवर्सर होते हैं, वो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं और वो लो रिटर्न पे भी राजी होते हैं। और कुछ लोग रिस्क न्यूट्रल होते हैं, वो ना हाई रिस्क लेना चाहते हैं, ना वो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, वो रिस्क न्यूट्रल होते हैं। तो रिस्क न्यूट्रल के लिए अगर आप रिस्क न्यूट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कभी एनालिसिस करना हो तो उसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट बड़ा सूट करता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हाई वैल्यूज को भी नहीं देखता, लो वैल्यूज को भी नहीं देखता। अगर लेट्स से 3 वेरिएशंस हैं कि 10 का प्रॉफिट हो सकता है, एक वेरिएशन है 15 का प्रॉफिट हो सकता है, एक वेरिएशन है 8 का प्रॉफिट हो सकता है। तो आपका ये जो रिस्क लवर है वो 15 के प्रॉफिट पे जाएगा, रिस्क अवर्सर है वो 8 के प्रॉफिट पे जाएगा, लोएस्ट पे जाएगा। जबकि जो रिस्क न्यूट्रल होगा वो एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आप कैसे निकालोगे? आप इन वैल्यूज की इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका फिर समेशन ले लोगे। वो एवरेज कुछ भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है। बट रिस्क न्यूट्रल जो है, अब वो एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पे फैसला करता है। अगर कभी आपको कहा जाए कि अगर आपने फैसला करना है एक ऐसे मैनेजर के लिए या एक ऐसे शेयर होल्डर के लिए जो रिस्क न्यूट्रल है, तो आप उस फैसले को बेस करोगे किस पे? एक्सपेक्टेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे। और अब अगर उसका रिस्क एपेटाइट मुख्तलिफ है और वो रिस्क लवर है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक प्रिंसिपल, एक रूल आ जाता है मैक्सी मैक्स का। इसको भी मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको आइडिया होगा कि मैक्सिमम बेनिफिट को मैक्सिमाइज करो, मैक्सिमम में से मैक्सिमम चूज करो। और दूसरा होता है मैक्सिमिन का, कि आप मिनिमम में से मैक्सिमम चूज करते हो। ये रिस्क अवॉइडर ऐसे करता है। और उसके बाद फिर मिनी मैक्स रिग्रेट का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं अभी क्वेश्चन से थ्रू डेटा डिटेल में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें अगर आपको कोई एम्बिगुइटी होगी तो मैं वहां पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। राइट नाउ जरा हम एक स्केच क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम सीखेंगे डिसीजन ट्रीज। तो अब जितने भी डिसीजंस आप कर रहे होते हो उसके अंदर चूंकि मामला कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि इतनी आउटकम्स हैं, उसकी इतनी वेरिएशंस हैं, तो पता लगता है डिसीजन वेरिएबल तो एक है लेकिन उसकी पॉसिबल आउटकम 12 हैं। तो जब मामला कॉम्प्लिकेट होता है तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं इस कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए। एक तरीका ये होता है कि हम सारी इंफॉर्मेशन को टेबल पे ले आए। ठीक है, हम जितनी भी पॉसिबल वेरिएशंस हैं उन पॉसिबल वेरिएशंस को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और उसको हम कहते हैं पे ऑफ टेबल। ठीक है, उसको हम कहते हैं पे ऑफ टेबल। तो एक तो आपको पे ऑफ टेबल बनाना आना चाहिए। इस चैप्टर में अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो आपको पे ऑफ टेबल्स अगर बनाने आते हैं तो आप काफी हद तक चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। तो पे ऑफ टेबल एक इस तरह की चीज होती है जिसके अंदर आपका कॉलमनर बेसिस पे ये कॉलम्स है। ठीक है, तो जो मेन डिसीजन वेरिएबल है वो कॉलम्स में रिफ्लेक्ट होता है, तो यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल सप्लाई है। और रोज में जो रिस्क वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है वो रोज में रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो रिस्क वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है और उसकी वेरिएशन की बेस पे हमने सप्लाई का फैसला करना है, तो ये डिसीजन वेरिएबल है। तो हम एक पे ऑफ टेबल बना लेते हैं जिसमें डिसीजन वेरिएबल्स को कॉलम में और रिस्क वेरिएबल को रोज में लिखकर उनके जो जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लाइक 40-40, 40-50, 40-60, 40-70, 50-40, 50-50, 50-60, 50-70। तो यहाँ पे चूंकि 4 डिसीजन वेरिएबल्स हैं, 4 रिस्क वेरिएबल हैं, तो ये 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 16 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो हमने क्या किया, पे ऑफ टेबल में इन 16 पॉसिबिलिटीज के जो पॉसिबल प्रॉफिट्स हैं
उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, और जब हम ऐसा कर लेंगे और प्रोबेबिलिटीज भी लिख देंगे तो इसको हम कहते हैं पे ऑफ टेबल। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग इन दिस चैप्टर इज, जो अभी हमारी प्रैक्टिस में भी आ जाएगा, वो ये है कि एक दफा अगर हमें पे ऑफ टेबल बनाना आ गया तो हम उसकी बेस पे फिर मैक्सी मैक्स, मैक्सी मिन, एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में हमें पे ऑफ टेबल ही नहीं बनाना आता, या हम सही नहीं बना पाते, या कुछ गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे जो डिसीजंस हैं वो गलत हो जाते हैं। तो पे ऑफ टेबल, और इसी पे ऑफ टेबल को जब आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि अभी इस पे ऑफ टेबल में क्या है, इस पे ऑफ टेबल में मल्टीपल जो आउटकम्स हैं उसको टेबल की फॉर्म में बयान किया गया है। और अगर इसी पे ऑफ टेबल को आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे तो वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो बन जाएगी डिसीजन ट्री। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम डिसीजन ट्री में बनाना चाहें, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो वो फिर डिसीजन ट्री बन जाएगा। तो अभी आपके साथ जो अभी एक्सरसाइज करनी है, मुझे कमेंट भी आ गया कि मैं पे ऑफ टेबल बनाने में वीक हूँ और बहुत सारे और लोग भी वीक होंगे, तो अब डेफिनेटली इसको हम थोड़ा सा स्लोली लेके चलते हैं। और ये इंतहाई ट्रिकी एरिया है और इसमें स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इवन बीइंग अ टीचर भी मैं अक्सर इसमें से गलती कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत हाई लेवल कंसंट्रेशन और बहुत कनेक्टिविटी के साथ आपको इस काम को करना पड़ता है। तो अब पे ऑफ टेबल्स ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं जरा क्वेश्चन, अच्छा नहीं, इस पे एक चीज और बस लास्ट में आपको बताता जाऊं, ताकि मैं डिसीजन ट्री के बाद एक और बात बस फाइनल करके चैप्टर में से एक हिंट दे के आपको, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस पे चला जाता हूँ। एक आखिरी चीज होती है जो आपको इस टॉपिक में पूछी जाती है, और वो है वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। कि अगर आपको कोई कोई परफेक्ट इंफॉर्मेशन दे दे जिससे आपको एग्जैक्ट बताए कि हाँ इस इवेंट के होने, ये इवेंट के होने के चांसेस जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये एक्यूरेट है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो फिर आप उसको क्या वैल्यू दोगे ऐसी इंफॉर्मेशन को। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास, जिस तरह ऊपर एक सवाल था कि आपको एक दिन में 40 का ऑर्डर भी आ सकता है, और आपको एक दिन में 50 सैलेड्स का भी ऑर्डर आ सकता है, आपको एक दिन में 60 सैलेड का भी ऑर्डर आ सकता है, आपको एक दिन में 70 सैलेड का भी ऑर्डर आ सकता है। अब 40 आ सकता है, 50 आ सकता है, 70 आ सकता है। अब ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये इसके अंदर हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कल मुझे कितने का ऑर्डर आएगा, 40 का आएगा, 50 का आएगा। तो जब मैं अनसर्टन होता हूँ या जब मेरे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उसकी वजह से मैं कल जो यूनिट्स बना रहा हूँ वो या 40 होंगे, या 50 होंगे, या 60 होंगे, या 70 होंगे। और उसके अंदर रिस्क होगा कि 40 बना लिया तो 50 का ऑर्डर आ गया, 50 बना लिया तो 40 का ऑर्डर आ गया। तो चूंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं है एक्यूरेट मुझे, तो मैं मैक्सी मैक्स और मिनी मैक्स और एवरेज के थ्रू कुछ ना कुछ करूंगा, और वो गलत भी हो सकता है। तो एक तो जो करूंगा उससे कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मुझे एक कोई इन्वेंट्री सिस्टम बना के दे दे, और उस इन्वेंट्री सिस्टम में कस्टमर एक दिन पहले हमें सारे ऑर्डर्स दे दे, और मुझे एक दिन पहले सारे ऑर्डर्स पता लग जाए, और मुझे पता लगे कि कल के मेरे ऑर्डर 50 हैं, तो मैं 50 ही बनाऊंगा, तो एक्यूरेटली मैं उतने ही सैलेड्स बनाऊंगा या उतने ही यूनिट्स बनाऊंगा जो वो सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम मुझे बता रहा है। तो एक्यूरेटली जब मैं बनाऊंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू विद द इंफॉर्मेशन लेना है, कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन परफेक्ट हो तो उससे मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, और विदाउट इंफॉर्मेशन आपने देखना है कि अगर मेरे परफेक्ट इंफॉर्मेशन ना हो तब मुझे कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल तो नहीं है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने इस सेशन में देखना है। तो अभी क्विक आपका कमेंट है, कोई स्पेसिफिक एरिया जहां पे आप ज्यादा वीक हो, जो चीजें आपको तंग करती हो वो मुझे बता दें, फिर ताकि मैं क्वेश्चन कराते वक्त अब फिर उन चीजों पे एम्फसाइज करूं। पे ऑफ टेबल का तो मुझे एक आइडिया हो गया है, तो मैंने इसलिए जो सबसे पहला जो क्वेश्चन भी चूज किया है, थोड़ी सी तरतीब चेंज करके, उसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन अब इस वक्त आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ताकि जरा हम जब डिटेल से इसको करेंगे तो हमें पे ऑफ टेबल, इस क्वेश्चन के थ्रू हमें पे ऑफ टेबल अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हमें जो मैक्सी मिन और मैक्सी मैक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसकी यूजफुलनेस। तो अभी ये काफी सारी चीजें इस क्वेश्चन के थ्रू हमें क्लियर हो जाएंगी। जो थियोरेटिकली मैं बातें बता रहा था, मैं उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा।
तो एक दफा जब हम करेंगे तो आपका जो माइंड है वो जरा एक अच्छे फ्रेम में आ जाएगा और हमें फिर बाकी क्वेश्चंस करना जो है वो ज्यादा आसान होगा। मैं जितनी देर ये सेट करता हूँ, अगर कोई आपका कोई जहन में कोई बात आ रही है तो वो आप साथ साथ शेयर कर लें तो मुझे जरा आइडिया होगा। इमाद हैंडआउट में फॉरेक्स वाला नहीं है, लेकिन वो मैंने पिक कर लिया है और वो मैं अभी डिस्कस कर लूंगा इसमें। वो हैंडआउट में मैंने डाल सका क्योंकि हैंडआउट पहले प्रिपेयर हो गया था। अलबत्ता वो क्वेश्चन मैंने डाउनलोड करके रख लिया, आपसे वो डिस्कस करेंगे इस सेशन में इंशाल्लाह। अच्छा जी, पे ऑफ टेबल। तो इस क्वेश्चन में वो आपको ये कह रहा है कि एक कंपनी है और वो सीमेंट बनाती है और कंपनी ने ये फाउंड किया है कि वेदर कंडीशंस अगर अच्छी हो तो डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि ज्यादा काम होता है। वेदर कंडीशंस और लास्ट ईयर द वेदर कंडीशन वाज सो गुड and the demand for cement was so great that the company was unable to meet the demand। और पिछले साल ये हुआ था कि वेदर कंडीशंस इतनी अच्छी थी कि डिमांड ज्यादा आई थी, लेकिन हमने इतना बनाया नहीं हुआ था तो हमें वो प्रॉफिट हो नहीं सका। तो सीमेंट कंपनी इज नाउ ट्राइंग टू वर्क आउट द लेवल ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन फॉर द कमिंग ईयर। अब वो चाहते हैं कि हम जरा ये एनालिसिस करके सही लेवल ऑफ प्रोडक्शन तय कर लें। The company does not want to miss out any opportunity to earn large profits by running out of cement again. However, it does not want to be left with large quantities of the product unsold at the end of the year। ये भी नहीं चाहते कि कम बना हो कि जब ऑर्डर आए तो वो लूज करें, और ये भी नहीं चाहते कि इतना ज्यादा बन जाए कि फिर हमें जो है सीमेंट अनसोल्ड जो है वो जाया करना पड़े। क्योंकि सीमेंट का आपको भी आइडिया होगा कि सीमेंट जो है वो बहुत जल्दी डिटेरियोरेट होता है और अल्टीमेटली अगर वो 10-15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, आई डोंट नो एग्जैक्ट पीरियड कितना है, लेकिन अगर उस पीरियड में वो इस्तेमाल ना हो या ना बिके तो वो जाया हो जाता है क्योंकि उसकी वो जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाती है। सीमेंट को फिर आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, तो जो सीमेंट कंपनी है उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते सीमेंट को। तो अब कंपनी हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट अबाउट द प्रोबेबल वेदर कंडीशन। तो अब इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या है? इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो है वेदर है और वेदर से रिलेटेड डिमांड है। तो यहाँ पे यूं समझ लो कि वेदर एक कॉज कर रहा है उस रिस्क को और उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? डिमांड पे आएगा। अगर वेदर अच्छा हो जिसके 25% चांसेस है तो डिमांड ज्यादा होगी 3.5 लाख। अगर वेदर एवरेज हो जिसके 45% चांसेस हैं तो डिमांड 2,80,000 होगी। अगर वेदर पुअर हो जिसके 30% चांसेस हैं तो डिमांड 2 लाख बैग्स होगी। अब फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि हर बैग की जो कॉस्ट है वो 9 का बिकता है, 4 का बनता है, और अगर सीमेंट रह गया बिकने से तो फिर हमें 0.50 की कॉस्ट भी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीमेंट नहीं बिका उस पे हमारे $4.5 जाया हो जाएंगे। $4 वो जो बनाने पे आए थे और 0.50 उसको डिस्पोजल पे भी कॉस्ट आएगी। तो अगर एक सीमेंट का बैग हमारा जाया हो गया, ना बिक सका, तो उस पे $4.5 हमारे जाया हो जाएंगे। Cement company has decided to produce at one of the 3 level of production to match forecast demand। इन्होंने ये फैसला किया है कि हम इन 3 में से कोई एक लेवल डिसाइड करेंगे कि क्या हम 3.5 लाख बैग्स बनाएं या हम 2,80,000 बैग्स बनाएं या 2 लाख बैग्स बनाएं। और इन्होंने ये लेवल ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको भी एक छोटी सी बात बताई थी, अगर आपने वहां पे पिक की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं कि सर हमें तो ये भी समझ नहीं आती कि कॉलम में क्या लिखना है और रोज में क्या लिखना है, हम तो यहीं फंस जाते हैं। तो देखिए जी, मैंने आपको बड़ी क्लियरली एक बात बताई कि आपने, ठीक है, कि आपने
यहाँ पे कॉलम्स में डिसीजन वेरिएबल लेना है। अब डिसीजन वेरिएबल क्या है? लेवल ऑफ प्रोडक्शन। डिसीजन वेरिएबल क्या है? सप्लाई। ठीक है, आप सप्लाई कह लो या आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन कह लो, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कह लो। तो इन्होंने तय किया है कि हम क्या करेंगे, हम इसी ऑर्डर में लाइक हम 2 लाख, सॉरी इस तरह लिखा हुआ है 3.5 लाख, तो हम 3.5 लाख या इतना बनाएंगे या फिर हम 2,80,000 बनाएंगे। अब ये फैसला इन्होंने करना है, या फिर हम 2 लाख बैग्स बनाएंगे। तो ये हमारा डिसीजन वेरिएबल था। अब जो हमारा रिस्क वेरिएबल है वो हमारा ये है कि वेदर अच्छा होगा, एवरेज होगा, पुअर होगा, और वेदर से रिलेटेड फिर हमारी जो डिमांड है वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिमांड को ले लेंगे, तो वेदर से जुड़ी हुई डिमांड। तो अब इसको मैं, अब मुझे थोड़ी सी ज्यादा जगह छोड़नी चाहिए थी, लेकिन मैं अब यहाँ पे चलें इस तरह से लिख लेता हूँ कि वेदर गुड होगा तो डिमांड कितनी होगी? 3,50,000। वेदर एवरेज होगा तो डिमांड कितनी होगी? 2,80,000। वेदर पुअर होगा तो डिमांड कितनी होगी? 2 लाख। तो मैंने यहाँ पे अपने जो है वो रिस्क वेरिएबल ले लिया इन द फॉर्म ऑफ डिमांड। ठीक है, अब वैसे तो मुझे इसके आगे प्रोबेबिलिटीज भी लेनी चाहिए। मैं अब चूंकि जगह कम छोड़ बैठा तो मुझे अब जरा बड़ा टाइटली यहाँ पे ना इनकी प्रोबेबिलिटीज को भी, क्योंकि पे ऑफ टेबल में ना प्रोबेबिलिटीज भी आती हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज करते हुए यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटीज भी लिख देता हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.45 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.30 है, तो टोटल 1 के बराबर है। ठीक है, ये मुझे प्रॉपर स्पेस छोड़नी चाहिए थी, मैं नहीं छोड़ सका। अच्छा, अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमने कॉलम्स बना लिए। ठीक है, हमने कॉलम्स बना लिए और हमने रोज बना ली। ठीक है, तो ये कॉलम्स बन गए और ये हमारी रोज बन गई। अब हमने फिलर करना है, अब हमने इसको फिल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन गए? हमारे पास 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए। हमारे पास 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए। एक कॉम्बिनेशन ये है कि 3.5 लाख डिमांड हो और 3.5 लाख ही आप बनाएं। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये है कि 3.5 लाख डिमांड हो और आप 3.5 लाख ही बनाएं। राइट, मैं साथ ही इसको फिर वो डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ दिखा के आपको डिलीट। एक कॉम्बिनेशन ये है कि डिमांड 3.5 लाख की हो लेकिन आप बनाएं कितना? 280। ठीक हो गया जी। एक कॉम्बिनेशन ये है कि डिमांड 3.5 लाख हो लेकिन आप बनाएं कितना? 2 लाख। तो ये अब आपके सामने ना 9 कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, आपने इन 9 कॉम्बिनेशंस पे जो मुमकिन तौर पे प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1-2 कैलकुलेट करके दिखाता हूँ और उम्मीद है कि आप बाकी उसी तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन देखें जी, 3.5 लाख 3.5 लाख। पहला कॉम्बिनेशन यही है ना कि 3.5 लाख डिमांड हो, 3,50,000 डिमांड हो और सप्लाई भी कितनी हो? 3,50,000। तो अब इजी है, इजी इसलिए क्योंकि ये मैच हो रहा है। तो 3.5 लाख अगर आप डिमांड होगी तो आप 3.5 लाख बेचोगे। 3.5 लाख बेचोगे तो एक कितने का बिकेगा? 9 का। और 3.5 लाख अगर बनाओगे तो उस पर कितनी कॉस्ट आ रही होगी? 4 की। इन अदर वर्ड्स आप 3.5 लाख यूनिट्स पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो आपको हो रहा होगा 1,750,000। ये आपने यहाँ पे निकाल ली। ये एक कॉम्बिनेशन का प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 17,50,000। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 17,50,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे 17,50,000। अब आपकी मर्जी, आप 3 जीरो उड़ा दो। तो अगर आप यहाँ पे से बताते हो कि 3 जीरोस ऑफ है तो फिर 1750। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आसानी के लिए बॉक्स क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे 3 जीरोस एलिमिनेट कर देता हूँ। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन चेक करो। दूसरा कॉम्बिनेशन हम ये ले लेते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है कि डिमांड तो 3.5 लाख है लेकिन आपने बनाया 280 है। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। ये इस तरह लिखना कोई नहीं होता, ये कैलकुलेटर भी करना होता है।
डिमांड जो है वो 3,50,000 है, लेकिन आपने बनाया कितना है, आपने बनाया 2,80,000 है। तो अब यहाँ पे चूंकि बनाया 2,80,000 है, तो इसलिए आप जो सेल करोगे वो कितना करोगे, 2,80,000, ठीक है। और जब सेल 2,80,000 करोगे तो उतना ही आपने चूंकि बनाया है, तो आपको जो कंट्रीब्यूशन आएगा, जो कंट्रीब्यूशन आपको आएगा वो 2,80,000 इंटू एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन आता है, एक यूनिट पे हमारा 5 का कंट्रीब्यूशन आता है। तो 2,80,000 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये कंट्रीब्यूशन आ जाता है 1400,000। तो मैं यहाँ से 3 जीरो एलिमिनेट करके इधर लिख देता हूँ 1400। ठीक हो गया जी। तीसरा कॉम्बिनेशन है कि आपने डिमांड 3.5 लाख है, लेकिन आपने बनाया 2 लाख है। अब ऐसी सूरत में क्या होगा, आपको 2 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, और अगर 2 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लो तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके पास आ जाएगा 1 मिलियन। तो मैं उसमें से 3 जीरो उड़ा के यहाँ पे 1,000 लिखता हूँ। ठीक हो गया जी। 3 आउटकम्स हो गए। अच्छा, उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगला कॉम्बिनेशन ये है कि आपने जो है, आपकी डिमांड 280 है, लेकिन आप ज्यादा बना बैठे हो। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा यहाँ पे, इसको जरा गौर से देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा। क्या हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डिमांड तो थी डिमांड, एक मिनट मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। डिमांड तो थी 280, ठीक है, डिमांड थी 280, और बना कितना बैठे हो, प्रोड्यूस कितना कर बैठे हो, 350। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि आपको जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा वो किस हिसाब से आएगा, डेफिनेटली जो आप चीजें बेचोगे उस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप दो तरीकों से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैं पहले तरीके से करता हूँ, फिर आप दूसरे तरीके से भी देख लीजिएगा अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आता। पहला तरीका तो ये शॉर्टकट है कि आप 2,80,000 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से, क्योंकि एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आता है, एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है 5। ठीक है, एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है 5। तो आप 2,80,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब हो क्या रहा है इसमें, ये कंट्रीब्यूशन आएगा तो सही, मेरे पास इस वक्त इसका नंबर नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख देता। ठीक है, मैं साथ साथ इसका एक जगह से सोल्यूशन भी देख रहा हूँ जस्ट टू बी क्विक विद यू। तो अब सप्लाई आपकी 3.5 लाख है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, आपके 70,000 यूनिट जाया हो जाएंगे, 70,000 बैग्स जाया हो जाएंगे, क्योंकि सिनेरियो में ये लिखा हुआ है कि आप सीमेंट को होल्ड नहीं कर सकते, और अगर वो अनसोल्ड रह गया तो आपके पैसे जाया। अब कितने जाया होंगे, $4 वो जो बनाने पे लगे थे और 0.5 डिलीवरी पे, तो आपका 70,000 सीमेंट के बैग्स पे 4.5 पर सीमेंट बैग के हिसाब से नुकसान भी होगा। तो आप उस कंट्रीब्यूशन में से ये निकाल दो। ठीक है, जब आप ये निकालोगे तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,085,000, और आप यहाँ पे कितना लिख रहे होगे, आप यहाँ पे 1,085 लिख रहे हो। ठीक है जी। इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, इसको करने का दूसरा तरीका ये होना था कि आप यहाँ पे सेल लिखते, कितनी लिखते, 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 9, ये सेल लिखते, और उसके बाद आप इसमें कॉस्ट लिखते। और कॉस्ट आप कैसे लिखते, कॉस्ट आप ऐसे लिखते हैं कि 3,50,000 यूनिट चूंकि बनाए हैं, तो इसको बनाने पे आपको कॉस्ट आ रही है 4, ये एक कॉस्ट होती। और दूसरी कॉस्ट आप लिखते हैं कि जो 70,000 यूनिट जाया किए हैं उस पे मुझे डिलीवरी चार्जेस भी पड़े हैं। तो अगर आप इस तरीके से भी करोगे तो इस तरीके से भी आपका जो नेट जवाब आएगा वो 10,85,000 आएगा। और ये तरीका शायद थोड़ा सा ज्यादा समझ आता है ऊपर वाले तरीके से। तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन वाली कहानी फिर इतनी ही है कि आप हर कॉम्बिनेशन पे देखोगे कि क्या प्रॉफिट आया है और इन कॉम्बिनेशंस को फिल करते रहोगे। तो लेट्स से अगर मैं आप तमाम कॉम्बिनेशंस को फिल कर लूं, और इसमें से बेहतर ये है कि आप एक आधा कॉम्बिनेशन खुद भी सॉल्व कर लें ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए। तो बेसिकली ये अब बाकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से आती हैं। ठीक है, बाकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से आती हैं। तो आप एक दफा इस वाले कॉम्बिनेशन को देख लो कि ये 325 कैसे आया।
और जब आप एक दफा देखोगे एक आधा मिनट लगा के तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। नहीं आती, कोई एम्बिगुइटी हो रही है तो क्लियर कर लो, क्योंकि पे ऑफ टेबल में दो चीजें प्रॉब्लम करती हैं। एक ये कि पोजीशनिंग, कि मैंने किसको कहाँ पे लिखना है, और दूसरा कैलकुलेशन, कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। ओके जी, क्लियर है। अच्छा, अब अगर हमने पे ऑफ टेबल ठीक बना लिया तो देर आर मोर चांसेस कि हम अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, कौन से वाले, ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैक्सी मैक्स और मैक्सी मैक्स और मैक्सी मिन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको हम अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले जो हमारा मैक्सी मिन का प्रिंसिपल है। ठीक है, जो हमारा मैक्सी मिन का प्रिंसिपल है, तो इसको ना आपने उल्टा पढ़ना होता है। पास स्टूडेंट्स को, इवन मुझे भी शुरू शुरू में ये काफी तंग करता है, तो उसको आपने उल्टा पढ़ना है। जब ये वर्ड लिखा मैक्सिमिन, तो इसका मतलब है मिनिमम, मिनिमम में से मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको इसको चलें, इसको एक तो यूं भी पढ़ सकते हैं, उल्टा भी कर पढ़ सकते हैं, सीधा भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है मैक्सिमाइज द मिनिमम। अगर आप इसको सीधा पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे, मैक्सिमाइज द मिनिमम। ठीक है, और इसको अगर आप उल्टा पढ़ें तो फिर इसको यूं पढ़ना चाहिए, मिनिमम में से मैक्सिमम, मिनिमम में से मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं उल्टा इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि उल्टा ना मुझे जरा रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ज्यादा बात समझ आती है। अब रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये किस शख्स का प्रिंसिपल है जो रिस्क को अवॉइड करना चाहता है। तो जो शख्स रिस्क को अवॉइड करना चाहता है वो मिनिमम्स को देखेगा। ठीक है, वो मिनिमम्स को देखेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जरा मिनिमम्स नोट कीजिएगा। अच्छा, अब ध्यान किस पे देना है, कॉलम पे। कॉलम पे ध्यान क्यों देना है, क्योंकि कॉलम डिसीजन वेरिएबल है। यहाँ पे भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कॉलम्स में से मिनिमम देखें या रोज में से मिनिमम देखें। तो बड़ा क्लियरली मैंने आपको कहा है कि आपने ध्यान देना है कॉलम पे, क्योंकि कॉलम जो है वो डिसीजन वेरिएबल है। तो आपने जो लो मिनिमम देखना है वो कॉलम में से देखना है, जो मिनिमम देखना है वो कॉलम में से देखना है। ठीक है, तो उसके लिए आप देखो कि इन तीनों में से जो मिनिमम है वो क्या है, वो 325 है। ठीक है, 325 है। और इन तीनों में से जो मिनिमम है वो क्या है, 640 है। इसमें से मिनिमम क्या है, वो 1000 है। और इन तीनों मिनिमम का जो मैक्सिमम है वो 1000 है। तो बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली अगर आप ये वाला प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हो तो आपको कितने बैग्स बनाने चाहिए, 2 लाख। ठीक है, आपको कितने बैग बनाने चाहिए, 2 लाख। आई रिपीट कि मिनिमम को मैक्सिमम करना है, मिनिमम में से मैक्सिमम करना है, या मैक्सिमाइज द मिनिमम। तो बेसिकली आपने हर कॉलम में से मिनिमम चूज करने हैं और उन मिनिमम का एक मैक्सिमम चूज करना है। मैं इसको इसलिए उल्टा पढ़ता हूं क्योंकि पहले सीक्वेंस में आप मिनिमम्स मिनिमम्स जो है वो देखते हो, और फिर उस सीक्वेंस में बाद में उसका मैक्सिमम देखते हो, इसलिए मैं इसको उल्टा पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं इसको उल्टा इसीलिए पढ़ता हूँ, मैक्सिमिन गो के ये वाली जो टर्मिनोलॉजी बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमाइज द मिनिमम, लेकिन मैं इसको उल्टा इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि पहले मुझे मिनिमम्स निकालने हैं और फिर उस मिनिमम में से मैक्सिमम निकालना है। तो मैं इसलिए ये वाली डेफिनेशन अपने आप को समझाता हूँ कि मिनिमम में से मैक्सिमम, क्योंकि एक रिस्क अवॉइड करने वाला सबसे पहले नीचे देखता है, यानी कि मिनिमम्स को देखता है, और उन मिनिमम्स में से जो बेस्ट मिनिमम है उसको वो चूज कर लेता है। सो आई होप कि ये आपके दिमाग में इस वक्त बैठ गया। दूसरा है मैक्सिमम में से मैक्सिमम। अब ये तो चाहे सीधा पढ़ो चाहे उल्टा पढ़ो एक ही बात है, मैक्सी मैक्स। ठीक है, मैक्सी मैक्स।
तो चाहे आप सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, तो बेसिकली ये एक ही बात बनती है। और अब आपने करना क्या है, आपने इसका मैक्सिमम चूज कर लेने हैं। तो पहले कॉलम में जो मैक्सिमम है वो 1750 है, दूसरे कॉलम में जो मैक्सिमम है वो 1400 है, तीसरे कॉलम में जो मैक्सिमम है वो 1000 है, और इन सारे मैक्सिमम्स का जो मैक्सिमम है वो 1750 है। तो बेसिकली इसके मुताबिक हम 3.5 लाख बैग्स बनाएंगे। तो पहले हमने क्या फैसला किया था, 2 लाख बैग्स बनाएंगे, अब हमने क्या फैसला किया, 3.5 लाख बैग्स बनाएंगे। ठीक है, ये रिस्क अवॉइड कर, ये 3.5 लाख रिस्क लवर का फैसला है जो रिस्क लेना चाहता है, और 2 लाख जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहता उसका फैसला। ठीक है, अब जो तीसरी अप्रोच है वो सबसे मुश्किल होती है। यहाँ पे तो स्टूडेंट की बस ही हो जाती है। ठीक है, अब पता नहीं आपकी होती है नहीं होती, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक यहाँ पे आके स्टूडेंट्स अक्सर जो है इस जो रिग्रेट वाली बात है उसको नहीं समझ पाते। तो मैं थोड़ी सी इसको क्लीनिंग कर लूँ। ओप्स, ये तो बहुत ज्यादा क्लीनिंग हो गई, तो मेरा टेबल ही गायब हो गया। कहाँ गया जी टेबल, चलो पूरा टेबल गायब हो गया। मैं इसको वापस लेके आ सकता हूँ? चले कोई नहीं, हम इस टेबल को अभी क्विकली कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे ही मुझे रिग्रेट निकालने के लिए इसको समहाउ कंस्ट्रक्ट ही करना था। तो अभी हमने जो टेबल बनाया उसके मुताबिक जो पे ऑफ्स आ रहे थे वो ये आ रहे थे। और ये लेवल्स है। अच्छा, अब मैं नीचे इसके एक रिग्रेट टेबल जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। नीचे इसके ऊपर इसलिए नहीं कर सकूंगा कि ऊपर एकदम जो है वो खिचड़ी सी बन जाएगी, क्योंकि नंबर्स बहुत स्मॉल से लिखे हुए हैं। तो मैं इसके नीचे जो है वो रिग्रेट टेबल रिप्रोड्यूस यानी कि कंस्ट्रक्ट करूंगा, और आपने इसके कंस्ट्रक्शन पे बहुत ध्यान देना है। अच्छा, अब रिग्रेट कहते हैं पछतावे को। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बहुत दफा होता है कि आप एक चीज खरीद के आए हैं, और आप जब खरीद के आ गए हैं तो आपको पछतावा हुआ कि जी अच्छा वो खरीद लेता तो वो ज्यादा बेहतर था। अब ये एक इंसानी फितरत है कि उसे जो फैसला वो ले चुका होता है उसमें उसको शायद लेने के बाद ये एहसास होता है कि मैं दूसरा भी तो फैसला ले सकता था, और अगर दूसरा फैसला जो है वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न भी हो तो फिर तो पछतावा डेफिनेटली जो है वो बन जाता है। तो अब यहाँ पे ना आपने हॉरिजॉन्टली देखना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसलिए देखना है, ठीक है, अब आपने यहाँ पे यूं देखना है कि जिस शख्स ने लेट्स से ये फैसला किया कि हम 3.5 लाख बैग्स बनाएंगे, तो अब जो सबसे ज्यादा जो पे ऑफ है वो तो 3.5 लाख पे ही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पे ऑफ है वो 3.5 लाख पे है। तो यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टली दूसरी ऑप्शन देखते हो तो इससे ज्यादा तो फायदा आपको हो नहीं सकता था। तो अगर आपने चूज किया 3.5 लाख तो आपको रिग्रेट कोई नहीं है। आपको रिग्रेट कोई नहीं है। रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने समझ लो कि एक आ, ऐसा ऐसा फैसला किया है जिसके अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आता है, तो इससे कम वाली तो ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट आपको तब होता है जब 1750 से ज्यादा वाली ऑप्शन होती है। इसी तरीके से अगर आपने अब गौर से देखिएगा, जब आपने ये फैसला किया कि मैं 2,80,000 बैग्स बनाता हूँ, 2,80,000 बैग्स, तो आपका जो पे ऑफ है वो 1400 है, विच इज 350 लेस देन विच इज 350 लेस देन अगर आप 3,50,000 बैग्स बनाते। तो यहाँ पे आपका एक रिग्रेट होगा कि मैंने जब 2,80,000 का फैसला किया तो बेसिकली मैं 350 मुझे प्रॉफिट कम मिला, तो ये 350 आपका रिग्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो रिग्रेट का कॉन्सेप्ट जो है उसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है वो है जी, रिग्रेट इक्वल्स अपॉर्चुनिटी लॉस। रिग्रेट इक्वल्स अपॉर्चुनिटी लॉस, ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन है। तो जब आपने
2,80,000 बैग्स का फैसला किया जिसमें आपको 1400 का बेनिफिट मिल रहा, तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी लॉस है वो 350 है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लॉस का ताल्लुक बेस्ट ऑल्टरनेटिव से होता है। इसी तरीके से जब आपने 2 लाख का फैसला किया तो आपका जो अपॉर्चुनिटी लॉस है वो 750 का, क्योंकि अब आपने इसको बेस्ट से कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर नहीं करना। तो मेरे पास यहाँ पे रिग्रेट्स आ गए 0, 350 और 750। ठीक है जी। अब आगे चलें, आगे आप चलते हैं तो आप इस रो पे आ जाते हैं। अच्छा, इस रो में तरीकाकार ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले बेस्ट पिक कर लो, तो बेस्ट वाले को आप 0 कर दो। ये तरीकाकार, ये स्टैंडर्ड एक तरीकाकार होना चाहिए। फिर आप इसके दाएं बाएं जो दूसरे हैं, अब 1000 का अगर आप फैसला करते हो, आप ये वाली ऑप्शन चूज कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 400 का रिग्रेट होगा, और अगर आप ये वाली ऑप्शन चूज कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 315 का रिग्रेट होगा। तो ये मैंने रिग्रेट्स निकाल लिए। उसके बाद 325, 640 और 1000, इन तीनों में हाईएस्ट ये है, तो यहाँ पे कोई रिग्रेट नहीं होगा। 640 और 1000 में 360 का फर्क है, 360 अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, ये रिग्रेट होगा। 325 और 1000 में 675 का फर्क है, और ये हमारा रिग्रेट होगा। तो बेसिकली अब मैंने यहाँ पे रिग्रेट टेबल जो है वो बना लिए। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे रिग्रेट टेबल्स बना लिए। इसमें से मेरे ख्याल में एक आधी कैलकुलेशन मैंने गलत की है। मैं एक मिनट जरा इसको कंफर्म कर लूं पहले। अच्छा, इसमें रिग्रेट वाला तो पूछा ही नहीं था। बहुत अच्छे, तभी मेरे पास आंसर्स में वो चीज नहीं आ रही। एनीवेज, मैंने अब ये करवा दिया आपको। तो तीसरा रूल होता है, क्या रूल होता है वैसे, कोई नाम मुझे बताएगा? एक होता है मैक्सिमिन, एक होता है मैक्सीमैक्स, और एक होता है मिनी मैक्स रिग्रेट। मिनी मैक्स रिग्रेट, ये तीसरा रूल होता है। अब इसको फिर उल्टा पढ़ो, मैक्सिमम रिग्रेट्स को मिनिमम करो। फिर उल्टा पढ़ो, मैक्सिमम रिग्रेट्स को मिनिमम करो। तो यहाँ पे इस कॉलम में मैक्सिमम रिग्रेट ये है, इस कॉलम में मैक्सिमम रिग्रेट ये है, इस कॉलम में मैक्सिमम रिग्रेट ये है। इन तीनों मैक्सिमम रिग्रेट्स में से मिनिमम रिग्रेट ये है। तो मैं क्या सप्लाई लेवल चूज करूंगा? 2,80,000। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं मिनी मैक्स रिग्रेट प्रिंसिपल से फैसला करूं तो मैं 2,80,000 बैग्स की सप्लाई को चूज करूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, क्लियर होगी बात। मैक्सिमिन पे 2 लाख, मैक्सीमैक्स पे 3.5 लाख, और अगर मिनी मैक्स रिग्रेट है 2,80,000। तो ये रिग्रेट वाली बात अगर आपने दोबारा मेरे से पूछनी है या अगर आपको समझ नहीं आई तो पूछ ले। ये भी अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे रिग्रेट्स निकालने में बहुत कंफ्यूज होते हैं और गलत गलत कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जरा एक दफा क्विकली अगर आपको नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ ले, ताकि मैं आगे चलूं। तो अगर आप नहीं पूछ रहे इसका मतलब है ओके है। फिर उसके बाद वो कह रहा था एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि आप अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पे फैसला करोगे तो क्या फैसला होगा। अब ये खैर सिंपल होता है। उसने आपको प्रोबेबिलिटीज बताई थी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.45 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.30 है। तो आपने करना ये था कि आप इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके सम निकाल लेते, और जब सम निकालते तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती 350 की। फिर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते 280 की, फिर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते 2 लाख की। जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा होते आप वो सप्लाई चूज कर लेते। तो अगर ये फैसला मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पे कर रहा हूं तो मैंने हर सप्लाई लेवल पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, और जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसका एवरेज रिटर्न ज्यादा होगा उसे चूज करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का डिसीजन इस बेस पे होता है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पे ऑफ टेबल समझाया, और पे ऑफ टेबल के साथ जो वेरियस प्रिंसिपल से, रूल से, वो भी समझा दिए। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो, अदरवाइज आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बड़ा अच्छा स्टार्टर था, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो फाउंडेशन है सारे एनालिसिस की, पे ऑफ टेबल, वो इसके अंदर हमने सीख लिया। अब आप लोग बोल कुछ नहीं रहे तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि पता नहीं आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो कम से कम ओके ही लिख दें।
अच्छा एक्सपेक्टेड वैल्यू, चले ये मैंने ना थोड़ी सी डंडी मारी थी कि शायद आप खुद ही समझ आएंगे, तो मुझे जरा एक बार फिर इस टेबल को लिखना पड़ेगा क्योंकि अब वो मैसी इतना हुआ हुआ है, जाहिर सी बात है इतनी एनोटेशन करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ से सिर्फ एक चीज कॉपी करता हूँ और वो 3,50,000 की सप्लाई वाली जो है वो कॉपी करता हूँ। तो 3,50,000 पे जो पे ऑफ से वो 1750, 1085 और 325 के पे ऑफ से 1750, 1085 और 325। और ये किस तरह थे कि अगर डिमांड, अगर वेदर अच्छी हो और ये डिमांड हो तो फिर पे ऑफ कितना आएगा, फिर पे ऑफ 1750 आएगा। और अगर डिमांड एवरेज हो तो फिर पे ऑफ इतना होगा, और अगर डिमांड पुअर हो तो फिर पे ऑफ इतना होगा। तो ये एक पार्ट मैंने टेबल का कॉपी कर लिया। अब इसके साथ मुझे प्रोबेबिलिटीज भी कॉपी करनी थी। प्रोबेबिलिटी इसकी है 0.25, इसकी है 0.45 और इसकी है 0.30। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वैल्यूज हैं और ये प्रोबेबिलिटीज हैं, तो आपने px मल्टीप्लाई कर देना, आपने वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और जब तमाम का सम ले लोगे तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, जो कि इस केस में बनती है मेरे पास जो आंसर है यहाँ पे, तो इस केस में ये बनती है 1023। इसका मतलब ये हुआ कि 3,50,000 की सप्लाई पे हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू 1023 आ रही है। अब मैंने यही काम करना है कि 2,80,000 की सप्लाई लेवल पे क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है और 2 लाख की सप्लाई वैल्यू पे क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं रिस्क न्यूट्रल हूं तो मैं तीनों पॉसिबल आउटकम्स पे, तीनों पॉसिबल डिसीजन वेरिएबल्स पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लूंगा, और जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा आएगी मैं उसकी बेस पे फैसला करूंगा। ठीक है, आप समझ आ गए एक्सपेक्टेड वैल्यू? या अभी भी मुझे इसको पूरे क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी? हाँ ठीक है। तो तीनों ऑल्टरनेटिव्स की बारी बारी आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और जिसकी हायर होगी वो आप चूज कर लोगे। और ये किसका फैसला होता है? ये एक रिस्क न्यूट्रल शख्स का फैसला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पे। चले जी, ये सवाल आपको मैंने करा दिया और ये एक अच्छा स्टार्टर है। अब चूंकि हमने स्टार्ट कर लिया है तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। ये भी ACCA के उससे क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की खास बात ये है, और मेरे ख्याल मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ क्योंकि शायद मुझे अब वो ना यूज करना पड़े। आदिल पूछ रहे मैक्सिमम रिग्रेट किसका फैसला होता है? मैक्सिमम रिग्रेट किसका फैसला होता है? आसिफ आसिफ ने मेरे ख्याल में जो मिसाल दी है, ये मैं भी मिसाल अक्सर देता होता हूँ। अब मिसाल के तौर पे वैसे आसिफ ने क्या लिखा है, अगर शादी के मामले में पछताना पड़े तो इसकी रेमेडी क्या है? जी, शादी के मामले में भी ऐसे होता है कि आपके पास अगर 3 रिश्ते हों तो एक रिश्ता आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपको दूसरे का रिग्रेट हो रहा होता है कि अच्छा वहां पे शायद दहेज ज्यादा मिल जाता, या वहां पे शायद खूबसूरती ज्यादा मिल जाती, या वहां पे शायद ये ज्यादा मिल जाता। तो ये इंसान की फितरत है कि ICM में कर रहा होता है तो उसे लगता है सीमा बेहतर था, और उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि शायद सीमा जो है वो बेहतर। तो रिग्रेट को इस सेंस में आपने देखना है, ये जो आपने सवाल पूछा ये आदिल ने, कि मैक्सिमम रिग्रेट किसका फैसला होता है। देखें, फैसला तो यहाँ पे नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, उसमें से जब आप एक चूज कर लेते हो ना, तो फिर आप दूसरी ऑप्शंस पे नजर मारते हो कि अच्छा भाई वो दूसरी ऑप्शन जो थी उसमें आपको इससे ज्यादा फायदा हो सकता था या इससे कम फायदा हो सकता था। अगर तो आपको लगता है कि आपने जो फैसला कर लिया तो दूसरी ऑप्शन जो थी उसमें से कम फायदा होना था, तो आप खुश हो जाते हो कि मैंने अच्छा फैसला लिया। लेकिन अगर आप जब फैसला ले लेते हो तो फिर आप दूसरी ऑप्शंस के साथ जब कंपेयर करते हो तो आपको दूसरी ऑप्शंस में अगर उससे ज्यादा फायदा मिल रहा था तो आपके लिए वो फिर रिग्रेट बन जाता है। ठीक है, तो वो आपके लिए रिग्रेट बन जाता है। मैंने अभी रिसेंटली एक एक्टिविटी की, घर बनाया, तो मुझे बहुत ज्यादा बाइंग करनी होती थी। तो बाइंग करने का क्या असूल है कि आप मुख्तलिफ दुकानों पे जाते हो और चीजों की कीमतें पूछते हो। तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं एक चीज अगर लेने गया और मैंने 2-3 मार्केट सर्वे करके उस चीज की प्राइस जो है वो देख ली कि वो 1,000 रुपए की है और मुझे ये तसल्ली होगी कि 1,000 से कम की नहीं मिलती है,
तो मैं क्या करता था, उसको ले लेता था। ज़ाहिर बात है आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपने वो चीज़ लेनी होती है तो आप ले लेते हैं, एक लिमिटेड टाइम होती है, मार्केट में आप जाते हैं, सर्चिंग करते हैं, अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं और वो चीज़ ले लेते हैं। अच्छा, लेकिन ना तसल्ली नहीं होती, चीज़ आपने ले ली, फिर भी आप किसी और जगह से पूछ रहे होते हैं, किसी और को कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि बताओ तुम्हारे पास कितने की है? अगर तो वो शख्स कह दे कि मेरे पास यही चीज़ इसी हालत में 1100 की है, आप कहोगे नहीं जी यार मैंने बड़ा अच्छा फैसला लिया, ये जो है ना मज़ा आ गया, मैंने तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। लेकिन अगर आप कल मार्केट गए और किसी दुकान पे आपको ये पता लग गया कि यही चीज़ उस दुकान वाले के पास 900 रुपए की है, अब ये आपके लिए रिग्रेट बन जाएगा। अब आप पछताएँगे कि मैं पहले क्यों नहीं उस दुकान पे गया, मैंने पहले क्यों नहीं उस दुकान से पता किया। तो ज़िंदगी में अक्सर ये होता है कि अब आप एक फ़ैसला ले लेते हो और बाद में आपको पता लगता है कि उस फ़ैसले से बेहतर भी कोई फ़ैसला था और वो फिर आपका रिग्रेट बन जाता है। तो जो रिग्रेट बाद में बनना है, वो रिग्रेट पहले ही कैलकुलेट कर लो। तो यानी कि जब आप एक अभी अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ये किया कि एक ऑप्शन को अज़्यूम किया कि अगर मेरा ये फ़ैसला होता, तो मेरा रिग्रेट क्या होता? फिर मैंने अज़्यूम किया दूसरी ऑप्शन कि अगर मेरा ये फ़ैसला होता, तो मेरा रिग्रेट क्या होता? तो मैंने ये इफ्स की बेस पे, ये जो भी जितनी भी एक्सरसाइज़ की थी, ये इफ की बेस पे थी कि अगर मैं ये फ़ैसला कर लेता, तो फिर मेरा रिग्रेट इस फ़ैसले में कुछ आना था, तो मुझे पता लगा नहीं इस फ़ैसले में कोई रिग्रेट नहीं आना था। अच्छा, अगर ये फ़ैसला कर लेता तो क्या रिग्रेट होता मैक्सिमम? 350 का। अगर ये फ़ैसला कर लेता तो क्या रिग्रेट होता? है ये बड़ी अजीब-सी अप्रोच, मैं इसको अक्सर लूज़र्स अप्रोच कहता हूँ, ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुज़ारी जा सकती। ज़िंदगी में अगर आपने रिग्रेट में रहना है तो फिर तो सारी ज़िंदगी रिग्रेट ही बन जाएगी। तो ये एक मुझे तो वैसे पर्सनली मेरे ऊपर भी ये अप्लाई होता है, मैं भी इस चीज़ का शिकार होता हूँ रिग्रेट्स का। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा शख्स जो रिग्रेट्स को जो जो मैक्सिमम रिग्रेट्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, वो कोई अच्छी अप्रोच नहीं है ज़िंदगी में। क्योंकि पहले तो वो रिग्रेट कैलकुलेट करेगा, फिर रिग्रेट में से मैक्सिमम रिग्रेट देखेगा, फिर मैक्सिमम रिग्रेट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ लूज़र्स अप्रोच, ठीक है? तो ज़िंदगी में बहुत सारे काम आपने इस चक्कर से बाहर करने होंगे। ओके जी। अ, नेक्स्ट। सो अब इस क्वेश्चन में आपके पास एक पे ऑफ टेबल बना हुआ है। पे ऑफ टेबल किस तरह बना हुआ है कि एक कैफेटेरिया है और ये कैफेटेरिया सप्लाई करता है और इसके यहाँ भी वही प्रॉब्लम है डिमांड सप्लाई का। ये पॉसिबल डिमांड लेवल्स हैं और ये देख रहा है कि इस डिमांड लेवल को किस किस सप्लाई लेवल से मैच किया जाए। अगेन वही प्रॉब्लम है, कम बनाएंगे तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मारा जाएगा जो हो सकता था, ज्यादा बनाएंगे तो जो चीजें बचेगी वो नुकसान हो जाएगा। तो मोर और लेस वही चीज है। तो पे ऑफ टेबल बना हुआ है। अब हमें ये फायदा होगा या मुझे ये फायदा होगा कि मैं वो जो पे ऑफ टेबल वाली हैजल है उससे बच जाऊंगा। अब हमने सिर्फ सिंपली वो जो 3 अप्रोचेस सीखी हैं और खास तौर पर रिग्रेट वाली अप्रोच, हमें ज़रा इस दफ़ा मौका मिल जाएगा इस रिग्रेट वाली अप्रोच को दोबारा समझने का। तो मैंने ये सवाल दोबारा इसलिए भी डाला और अभी आपको मैं इसलिए करा भी रहा हूँ कि ज़रा एक दफ़ा अगर पे ऑफ टेबल्स हमें बनाने आ गए, तो चलें जी अब दोबारा हम पे ऑफ टेबल नहीं बनाते, पे ऑफ टेबल आ गया, पे ऑफ टेबल हमें गिवन है। अब ए में वो ये पूछ रहा है कि इफ माइलो अडॉप्ट्स अ मैक्सी मिन अप्रोच, मैंने इसलिए कहा था उल्टा पढ़ो, पहले मिनिमम चूज़ करो, पहले मिनिमम चूज करो। किस में से चूज करना है? कॉलम्स में से। ये हमारा डिसीजन वेरिएबल है। इसका मिनिमम क्या है? ये सारे ही एक जैसे हैं, तो बेसिकली कोई भी मिनिमम पिक कर लो। इसका मिनिमम क्या ये है, इसका मिनिमम क्या ये है, इसका मिनिमम क्या ये है। इन तमाम मिनिमम में से मैक्सिमम क्या है? ये है। तो सप्लाई लेवल क्या होगा? 4,50,000 या 450। ठीक है, बड़ा क्विकली हमने देखा, फैसला कर लिया। तो जितना आपको क्लियरली पता होगा देखना कहाँ पे है, कॉलमनर वाइज देखना है, रो वाइज देखना है, तो फिर आप इजी पिकिंग कर लोगे। कॉलमनर वाइज देखना है। हाँ, रिग्रेट देखते वक्त कॉलमनर वाइज नहीं देखना बल्कि रो वाइज देखना। तो वो एक थोड़ा सा आप जरूर फर्क देख लो। अच्छा, अब अगला है जी कि आपने मिनी मैक्स से रिग्रेट अप्रोच यूज करनी है। चलें जी, अब ये रिग्रेट्स निकालने का वक्त आ गया है। तो एक दफा फिर हमारी जरा ड्रिल हो जाएगी। तो आप समझे, आप एक ऐसे शख्स हैं जो फैसला ले लेता है या फैसला लेने के बाद सोचता है, व्हाटएवर जो भी आप इसकी कहानी आप जो मर्जी बना लें। तो लेट्स से मैंने कहा कि मैं 450 लंचेस जो हैं, ये लंचेस ही है मेरे ख्याल में, स्नैक्स, हाँ लंचेस एंड स्नैक्स, तो 450 स्नैक्स हम बनाते हैं। ठीक है जी। तो अब
मैं अगर ये फैसला लेता हूँ और मैं सोचता हूँ कि कल अगर ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया तो मुझे क्या रिग्रेट होगा। तो मैंने देखा कि जो ऑप्शन मैंने फैसला लिया है वो मैक्सिमम वाला ऑप्शन है। इससे अगर कुछ और हो जाता है तो इससे ज्यादा तो प्रॉफिट आना नहीं है, तो मेरा इस फैसले पे कोई कल रिग्रेट नहीं होगा। जो भी हो जाए, जो भी कल मैं सप्लाई लेवल बना लूं, कल अगर मैं कोई और फैसला कल एक्चुअली में बल्कि इसको यूं शायद देखने की बजाय यूं देखना चाहिए कि मैं 450 जो है वो अगर स्नैक्स बनाता हूं तो कल जिस तरह की मर्जी डिमांड हो जाए तो बेसिकली मुझे जो है कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम पे ऑफ ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें फिर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन बताते हुए आपको फील हुई होगी। बेसिकली इतनी कंफ्यूजन हो जाती है। सो आपने इसको दूसरी ऑप्शन से, दूसरी डिसीजन ऑप्शन से चूज करना है कि अगर मैंने ये फैसला ले लिया तो ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, इस फैसले में कितना पे ऑफ था, इतना था, इसमें कितना था, इससे कम था, तो बेसिकली मुझे रिग्रेट कितना होगा, कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जीरो रिग्रेट है। अच्छा, फिर अगर आप कहते हो कि मैंने ये फैसला ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, तो फिर ये नहीं लिया ना, और ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, तो इस फैसले में पे ऑफ था 980, लेकिन अगर मैं ये फैसला ले लेता तो पे ऑफ था 1170। तो यहाँ पे आपको एक रिग्रेट आ जाएगा कि मैंने ये फैसला लिया, हालांकि मैं इससे बेहतर फैसला ले सकता था। तो बेसिकली यहाँ पे रिग्रेट बन जाएगा 190। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज। अदरवाइज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक का मतलब ये है कि शॉर्टकट आंखें बंद करके आप ये काम कर सकते हो कि सबसे पहले आप रो वाइज निशान लगा लो कि हाईएस्ट पे ऑफ कितना है, रो वाइज निशान लगा लो हाईएस्ट पे ऑफ कितना है, रो वाइज निशान लगा लो हाईएस्ट पे ऑफ कितना है, रो वाइज निशान लगा लो हाईएस्ट पे ऑफ कितना है। ठीक है, उसके बाद जीरो 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 जीरो, क्योंकि हाईएस्ट पे तो रिग्रेट्स नहीं होंगे ना, तो जीरो 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 जीरो। और उसके बाद ये माइनस दिस, ये माइनस दिस, ये माइनस दिस, इसमें से ये निकाल दो, इसमें से ये निकाल दो, इसमें से ये, तो हर दूसरी वैल्यू को उस मैक्सिमम से कंपेयर करना शुरू हो जाओ, बस रिग्रेट्स निकल आएंगे आपके। ठीक है, तो शॉर्टकट आपने इस सवाल को देखते ही जो काम करना है वो ये करना है कि मैक्सिमम चूज कर लिया, और फिर मैक्सिमम चूज कर, मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैक्सिमम चूज कर लिया, मैक्सिमम चूज कर लिया, मैक्सिमम चूज कर लिया, और फिर हर दूसरी वैल्यू को इस मैक्सिमम से डिफरेंस निकाल के लिख दिया, तो वो रिग्रेट्स आ जाए। ठीक है, तो अब ये रिग्रेट्स कितने आते हैं ये मैं क्विकली यहाँ पे लिखता हूँ। इधर 0 है, इधर 442 का है, इधर 845 का है, और इधर आप जितनी देर में मैं लिख रहा हूँ कोई सा भी एक कैलकुलेट करके देख लो जो अप्रोच मैंने बताई है, और अगर वो ना कैलकुलेट हो तो फिर मेरे से बात करो कि सर आपने जो अप्रोच बताई है उससे तो ये गड़बड़ हो रही है। तो कोई सा भी एक रिग्रेट कैलकुलेट करके देख लो, आपको गेम समझ आ जाएगी कि जो मैंने आपको एक बताया है टोटका वो कितना कारामद है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रैक्टिस बेस्ड टोटके। प्रैक्टिस कर करके आपको फिर समझ आ जाता है कि कॉन्सेप्ट हो ना हो, आंखें बंद करके ये कर दोगे तो सवाल कम से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रिग्रेट्स आ गए। अब इस रिग्रेट्स में से रूल क्या कहता है, मैक्सिमम रिग्रेट्स को मिनिमाइज करो, मैक्सिमम रिग्रेट्स को। तो आप मुझे मैक्सिमम रिग्रेट्स देखने हैं, ये मैक्सिमम है पहले कॉलम में, ये मैक्सिमम है दूसरे कॉलम में, ये मैक्सिमम है तीसरे कॉलम में, ये मैक्सिमम है चौथे कॉलम में, और इन तमाम मैक्सिमम में से जो मिनिमम है वो ये है। तो मेरा सप्लाई लेवल क्या होगा, 960, तो मैं 960 स्नैक्स बनाऊंगा। ये हमारा जवाब है। ठीक है, अब अगर आपको अप्रोच पसंद आई हो तो आप जो मर्जी लिखना चाहें लिख दें, और अगर आपको समझ नहीं आई या कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से सवाल पूछ लें। जवाब इसका 960 लंचेस है। चलें जी आगे। आगे ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट has offered to undertake some research
to help Milo to predict the number of employees who will require lunch in cafeteria each day. अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई बंदे तो हमारे हैं ना, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तो तमाम लोगों को जानता है, तो वो सारों से पूछ के या रिसर्च करके, सारों से पूछ के रिसर्च करके बता देगा कि भाई कितने दिन, हर दिन कितने लोग चाहते हैं, कि कितना वो कितने लंचेस चाहते हैं। तो ये वाली जो अनसर्टेनिटी है ये तो खत्म हो जाएगी ना फिर, अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि भाई कल 900 लोगों ने खाना खाना है तो आप 900 ही लंच बनाएंगे, परसों 1000 ने खाना खाना है तो आप 1000 बनाएंगे, तरसों आपके 500 लोगों ने खाना खाना है तो 500 खाना बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है जिससे आप एक्यूरेट नंबर ऑफ लंचेस को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, एक्यूरेट, तो फिर आप उतना ही बनाएंगे। अब वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो आप पे करोगे इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए परफेक्टली तो फिर आप उस इंफॉर्मेशन की कितनी वैल्यू देने को तैयार हो। अभी मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन और उसमें से माइनस कर दो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो एब्रीविएशन उतना ही बनेगा, तो इसको मैं पूरा लिखता हूँ। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन ये निकाल लो और इसमें से माइनस कर दो एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन, विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब मैं सबसे पहले विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन की बात करता हूँ। तो अभी आपके सामने ये डिसीजन पे ऑफ टेबल है, ठीक है, आपके सामने ये पे ऑफ टेबल है। अब मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि 450 की डिमांड होगी या 620 की होगी, मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं फंसा हुआ इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी 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 प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पे ही फैसला करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लेवल की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, इस लेवल की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी आपको बताया, प्रोबेबिलिटीज को वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जमा कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं इन सारों की एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल के इसमें से जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो फैसला कर लूंगा कि मैं इतना बनाता हूँ। तो इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि इन सारों की एक्सपेक्टेड वैल्यूज की बेस पे जो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन वो आती है 164825 एट सप्लाई लेवल ऑफ 775, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू बड़ी आती है ना वो इसकी आती है। तो हमने, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी एक्यूरेट और हमने प्रोबेबिलिटीज की बेस पे ही फैसला करना था, तो हमने प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हुए एक सिंगल वैल्यू निकाली और सिंगल वैल्यू जो हाईएस्ट थी उसकी बेस पे फैसला कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन मुझे मैक्सिमम कितनी वैल्यू मिल रही है 1648.25। अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन ना हो तो मुझे जो एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट वो 1648.25। अब सवाल ये है कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए एग्जैक्ट तो फिर मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। अब इसको जरा गौर से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलत कर देते हैं इस चीज को। तो देखो, अगर मुझे अब यहाँ पे ना इस चीज को देखो कि 4 लेवल से बाहर अभी हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो अभी आप ये देखो कि अगर मुझे मेरा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बता दे कि आपके पास कल जो डिमांड है वो 450 की है, तो मैं उसको किससे मैच करूंगा, मैं इसको इससे मैच नहीं करूंगा, इससे मैच नहीं करूंगा, इससे मैच नहीं करूंगा, मैं इसको किससे मैच करूंगा, इससे मैच करूंगा। तो अगर मुझे एग्जैक्टली पता है कि कल 450 लोगों ने खाना खाना है तो मैं 450 ही
लंचेस बनाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या पे ऑफ आएगा 1170 का। और अगर मुझे कल पता लगे कि 620 लोगों ने खाना खाना है तो मैं 620 का ही लेवल चूज कर लूंगा, तो मुझे क्या पे ऑफ आएगा 1612 का। अगर मुझे पता लगे कल 750 की डिमांड है तो मैं 750 से मैच करूंगा और मुझे क्या पे ऑफ आएगा 2015। अगर मुझे पता लगे कि 960 की डिमांड है तो मैं क्या चूज करूंगा 960 बनाऊंगा और मुझे क्या पे ऑफ आएगा 2496। 4 चीजें हो गई। अब ये सवाल इतना हो गया है 1170, अब साल के कितने दिन 450 की डिमांड है, तो ये हमें पहले पता लग गया है कि साल के यानी कि 15% दिन। अब वो ये प्रोबेबिलिटीज कैसे निकली होंगी, अगर 250 दिन है तो उसमें से कितने दिन जो है वो 450 की डिमांड है, ये वाली प्रोबेबिलिटीज पहले आई होंगी। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है मेरे से जरूर पूछिएगा, मैं डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटीज का आपको थोड़ा सा आइडिया है। तो अब करना क्या है, अब करना ये है कि जो 4 वैल्यूज मैंने पिक कर ली हैं प्रिसाइसली बाय मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इनकी प्रोबेबिलिटी से। किससे मल्टीप्लाई करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी से। तो जब मैं इसको इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, और ये वाली जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये विद इंफॉर्मेशन है, और ये वाली मेरे पास वैल्यू आती है 1839.50। इसका मतलब है हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन हो और मैं सप्लाई को डिमांड से एग्जैक्ट मैच करूं तो मुझे ओवरऑल 1839.50 का फायदा हो सकता है, जो कि विदाउट इंफॉर्मेशन 191.25 ज्यादा है। तो मुझे इस इंफॉर्मेशन का जो फायदा है मैक्सिमम वो $191 है, और मैं इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए जो मैक्सिमम प्राइस देने को तैयार हूँ वो भी $191 है। इससे ज्यादा मैं पे करने को तैयार नहीं हूँ। चाहे कोई कंसल्टेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे कहे कि हम आपको एक ऐसा डिजिटल सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं तो उसकी ये कॉस्ट है, तो मैं उसकी बेनिफिट को कॉस्ट से जरूर कंपेयर करूंगा। तो ये जरा मुझे क्विकली बताइएगा इस पे कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया नहीं आया, कहाँ पे एम्बिगुइटी हुई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है। यस, ओके। उसके बाद जो है आपसे वो सेंसिटिविटी का एक सवाल पूछ रहा है। ठीक है जी, सेंसिटिविटी का एक सवाल पूछ रहा है। तो सेंसिटिविटी के सवाल में वो ये कहता है कि जी समझें कि ये एक माइलो है, माइलो एक कॉफी मशीन, उसने ये डेली रिजल्ट एस्टिमेट किए सेल के, वेरिएबल कॉस्ट के, कंट्रीब्यूशन के, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट के, प्रॉफिट के। अब ये सारे वेरिएबल्स आपको उसने दे दिए। वो ये कहता है कि आप सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करो फॉर एनी ऑफ द 2 वेरिएबल्स। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल कितना बड़े या कितना कम हो कि जिसकी वजह से आप का जो है वो डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट है, तो बेसिकली वो प्रॉफिट लॉस में कब कन्वर्ट होगा, वो प्रॉफिट लॉस में कब कन्वर्ट होगा। तो अब कोई सा भी एक वेरिएबल ले लो, कोई सा भी एक वेरिएबल ले लो। मिसाल के तौर पे मैं सबसे आसान वेरिएबल को पकड़ता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये जो फिक्स कॉस्ट है ये कितनी बढ़ जाएगी कि प्रॉफिट 0 हो जाएगा। अच्छा, अभी फिक्स कॉस्ट 70 है तो प्रॉफिट 385 का है। अब अगर ये मैं 385 ऐड कर दूं 70 में तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 455। तो अगर फिक्स कॉस्ट 455 हो जाए, अभी हमें नजर भी आ रहा है ऊपर से क्योंकि 455 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो अगर फिक्स कॉस्ट भी 455 हो जाए तो हमारा प्रॉफिट 0 हो जाएगा। अब ये तो हमने बता दिया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब हमें बताना है कि ये जो 455 है ये कितना इजाफा बना, 455 कितना इजाफा बना। तो ये जो 455 है तो बेसिकली फिक्स कॉस्ट में इजाफा कितना हुआ है, क्योंकि सेंसिटिविटी क्या मेजर करता है कि किसी वेरिएबल में कितना इजाफा हो कि हमारा डिसीजन चेंज हो जाए।
तो हमने 70 से फिक्स कॉस्ट 70 से फिक्स कॉस्ट हमारी हो रही है कितनी 455, तो इजाफा कितना है 385 का, और ये 385 का इजाफा 70 के हिसाब से जो हमारी बेस थी कितने परसेंट बनता है, तो ये इजाफा बनता है हमारा 550%। 550%। तो हमारा जो जवाब आया फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी का वो आया 550%। इसका मतलब है हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी फिक्स कॉस्ट 550% बढ़ जाए तब हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता है, जो कि बड़ी लीस्ट सेंसिटिव सी बात है कि 550% बढ़ना एक इंफॉर्मेशन था, ये बड़ी लीस्ट सेंसिटिव सी बात है। अब अगर आप इसी सेंसिटिविटी एनालिसिस को वेरिएबल कॉस्ट की फॉर्म में करना चाहते हो तो यहाँ से आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो। तो बेसिकली आप बाकी चीजों को कांस्टेंट रखोगे, आप कहोगे जी अब फिक्स कॉस्ट को नहीं छेड़ना, अब सेल्स को नहीं छेड़ना, ये कितनी हो जाए कि हमारा प्रॉफिट 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर इसने 0 होना है और ये 70 ही है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 70। अब ये 70 का कंट्रीब्यूशन कब होगा, जब हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 845 से बढ़कर 1230 हो जाएगी। अब 845 और 1230 में जो फर्क है वो ले लो और उस फर्क को डिवाइड कर दो 845 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। सो दिस इज द वे वी कैलकुलेट सेंसिटिविटी ऑफ ईच वेरिएबल। तो ये भी आपको तरीका आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सीवीपी, इवन व्हाटएवर जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो उसमें आपको वो सेंसिटिविटी का पूछता है कि कौन सा वेरिएबल। अब यहाँ पे तो उसने कहा था कोई से भी 2 वेरिएबल ले लो, लेकिन वो आपको किसी वेरिएबल का स्पेसिफिकली कह भी सकता है। अब यहाँ पे वो सेल्स का भी कह सकता है, वेरिएबल कॉस्ट का भी कह सकता है, फिक्स कॉस्ट का भी कह सकता है। तो तरीका यही है कि आपने प्रॉफिट को 0 करना है या एनपीवी को 0 करना है, और उस 0 को करने के लिए वो पर्टिकुलर वेरिएबल कितना बढ़ाओगे या कम करोगे कि वो 0 हो जाएगा। फिर देखो चेंज कितना है, फिर देखो परसेंटेज चेंज कितना है, जवाब परसेंटेज चेंज होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस की भी एक एग्जांपल दे दूं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता था। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब चूंकि हम क्वेश्चंस इस डेप्थ में कर चुके हैं जिस डेप्थ में हमें 1-2 क्वेश्चन करने चाहिए थे, तो अब मैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस की बस अप्रोचेस डिस्कस करूंगा, और जब डिसीजन ट्री का सवाल आएगा तो मैं डिसीजन ट्री के क्वेश्चन को शायद एक दफा डेप्थ में आपको करवा दूं, अदरवाइज मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस की बस अप्रोचेस ही आपसे डिस्कस करूंगा। और उसके बाद फिर आईसीएमए के भी कुछ क्वेश्चंस है, एंड वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम। आज पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा, मेरे ख्याल में चूंकि वो इतनी कैलकुलेशन ज्यादा है, हैवी है, तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अब ये जो क्वेश्चन है गैम कंपनी का, ये अब आपसे मैं इसकी अप्रोच शेयर कर लेता हूँ। मैं 1-2 पॉइंट आपसे जरूर पूछूंगा, आपने जरा ऑन टोज रहना है, क्योंकि उस पॉइंट से मुझे समझ आ जाएगी कि आपको ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर वो फैसला क्या लेने जा रहे हैं, लॉन्च करना है, फैसला है कि 30 की प्राइस रखें या 35 की प्राइस रखें, 30 की प्राइस या 35 की प्राइस। तो यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल 30 या 35, 30 की प्राइस है या 35 की प्राइस है। अच्छा, फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो वेरिएशन आ रही है वो किस में आ रही है, सेल वॉल्यूम में। ठीक है, तो जो रिस्क फैक्टर है, वो क्या है, वो है आपका सेल वॉल्यूम। कि अगर आप 30 की प्राइस रखते हो तो 40% प्रोबेबिलिटी है कि सेल वॉल्यूम इतना हो, 50% प्रोबेबिलिटी है सेल वॉल्यूम इतना हो, और 10% प्रोबेबिलिटी है सेल वॉल्यूम कितना। और अगर आप 35 की प्राइस रखते हो तो फिर उसके बाद ये पॉसिबल वेरिएशंस है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल ये हैं, 2 वेरिएबल्स डिसीजन वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स रिस्क वेरिएबल्स हैं। तो 2 दिया 6 इसकी आउटकम्स बनेगी, इसकी 6 पॉसिबल आउटकम्स बनेगी। ठीक हो गया, 6 पॉसिबल आउटकम्स इसकी बनेगी। तो आपने अब क्या करना है, एक पे ऑफ टेबल बनाना है जिसमें वो जो 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं उन आउटकम्स पे आपने प्रॉफिट बताना। ठीक है, अब इस वक्त मैं सिर्फ एक आउटकम आपको दे रहा हूं। ये सवाल पहला यही था कि कैलकुलेट ईच ऑफ द 6 पॉसिबल आउटकम व्हिच कुड अराइज इन द कमिंग ईयर। तो 6 पॉसिबल आउटकम्स क्या है कि 30 की प्राइस हो और ये वॉल्यूम हो, 35 की प्राइस हो और ये वॉल्यूम हो, 30 की प्राइस हो, ये वॉल्यूम हो। तो बेसिकली
ये आपने पॉसिबल वेरिएशंस बनानी है, ठीक है। सॉरी, वो मैंने जरा ज्यादा वो कर दिया। बेसिकली ये एक आउटकम है, और ये दूसरी आउटकम है, ये तीसरी आउटकम है, ये चौथी है, ये पांचवी छठी, इस तरीके से। तो अभी मैं आपसे सिर्फ एक आउटकम के बारे में कह रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि इस पे प्रॉफिट निकालो। तो अगर प्राइस 30 हो, प्राइस 30 हो और सेल वॉल्यूम, वैसे इतना मुश्किल तो नहीं है ये, 1,20,000 हो, बस इतनी सी बात है। अगर प्राइस 30 हो और सेल वॉल्यूम, व्हाट हैपेंड, यस, अगर और सेल वॉल्यूम 1,20,000 हो, तो आपने बताना है पे ऑफ कितना होगा। उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन आपने जहन में रखनी है वो ये है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 12 की है, 1 लाख तक 12 है, और अगर प्रोडक्शन 1 लाख से बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट गिर के 11 पे आ जाती है। तो आप जाहिर सी बात है, प्राइस यहाँ पे 30 है, वॉल्यूम 20 है, तो यहाँ पे आप वेरिएबल कॉस्ट कौन सी ले रहे होगे? आप वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 11 ले रहे होगे, क्योंकि वो 1 लाख से ज्यादा की रेंज में आ जाती है। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। फिर उसके बाद वो ये कहता है कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 9 लाख है एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 30, ठीक है। तो उसमें से फिर आप 9 लाख माइनस कर दोगे, और फिर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 4,50,000 पर एनम है। तो ये करने के साथ आप जरा मुझे क्विकली बता दें, और इन द मीन टाइम मैं यहाँ से आंसर देख लेता हूँ कि विद अ प्राइस ऑफ 30 एंड अ सेल वॉल्यूम ऑफ 120, व्हाट इज द पे ऑफ, व्हाट इज द पे ऑफ? तो इसको सिंपल यूं करना था कि 1,20,000 को मल्टीप्लाई करना था 19 से, क्योंकि 19 जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। जो भी वैल्यू आती उसमें से माइनस करना था 9 लाख, क्योंकि 9 लाख जो है वो आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, और उसमें से आपने फिर माइनस करना था 450। तो सिंपली जब आप ये कर लोगे, कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे, उसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जो पहले केस में आता है 9,30,000। तो ये आपने एक पे ऑफ निकाल लिया, ठीक है। आदिल ने बिल्कुल ठीक किया, बाकियों ने भी ठीक किया। तो बेसिकली जिस तरह आपने एक पे ऑफ निकाला है, इस तरह आप बाकी 6 पे ऑफ भी निकाल लोगे। और जब आप 6 पे ऑफ निकाल लोगे, तो फिर उसके बाद आप एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकाल सकते हो, दोनों दोनों प्राइस ऑप्शंस की। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इस 9,30 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 0.4 से, और जो दूसरा पे ऑफ आएगा उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो तीसरा पे ऑफ आएगा उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तीनों को जमा कर दोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसके बाद वो कहते हैं मैक्सिमेंडसियन रूल अप्लाई करो, और फिर कोई अदर फैक्टर्स वो थ्योरेटिकल पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही मेरे ख्याल में डिस्कस करना चाहिए हमें, और हम इससे आगे आप मूव करते हैं। तो बेसिकली हमें पे ऑफ टेबल कंस्ट्रक्ट करना आ गया है, उसमें अगर वैरायटी आ जाए वो भी आ गई है, और जो डिसीजन रूल्स हैं वो भी अप्लाई करना आ गया। अब हम चलते हैं जरा डिसीजन ट्री पे, ताकि हमारी ये वाली कवरेज भी हो जाए डिसीजन ट्री की, और उसके बाद फिर हम क्विकली बाकी क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं। अब मसला ये है कि डिसीजन ट्री का भी एक ऐसा सवाल है जो मुझे कराते कराते 12 और कुछ नहीं तो 15-20 मिनट लगेंगे। तो पहले तो जरा मैं आपसे इनपुट ले लूं कि डिसीजन ट्री आपसे बन जाता है या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, अगर होती है तो वो क्या है? तो जल्दी जल्दी बता दिया करें जो भी पॉइंट है। बन जाता है आराम से। बहरहाल इसमें भी कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें भी सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो ये होती है
कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा होता। तो स्टार्टिंग पॉइंट तक आप जितनी जल्दी और जितना सही पहुंचेंगे उतना आप डिसीजन ट्री सही बनाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि आपका डिसीजन वेरिएबल क्या है। ठीक है, जिस तरीके से आपके पे ऑफ टेबल में जो मेन चीज है कि कॉलम्स आपने बनाने हैं डिसीजन वेरिएबल के, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपने डेफिनेटली लेफ्ट से राइट जाना है, वो तो जाना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए डिसीजन वेरिएबल, मेन डिसीजन वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देखो तो वो कहता है, अगर आप सारी इसकी स्टोरी पढ़ो, मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड आपको बताना चाहूंगा, तो वो कहता है दो ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ से क्लियरली हो गया, पता लग गया, और फिर सवाल भी वो यही कह रहा है कि आप जो है प्रिपेयर अ फुली लेबल prepare and fully label a decision tree that shows the two options available to GB। तो यहाँ से भी हमें क्लियर हो गया कि दो में से कोई एक ऑप्शन आपने चूज करनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप डिसीजन ट्री स्टार्ट करोगे और स्टार्ट करके आप यहाँ पे इमीडिएटली दो ऑप्शंस पे आ जाओगे कि एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन जो है वो दूसरी है। इसी तरीके से कई सवालों में आ रहा होगा एडवर्टाइज करें या ना करें, एक्सपैंड करें या ना करें। तो बेसिकली जो मेन डिसीजन है वो आप वहां से स्टार्ट करेंगे, वो आपकी पहली नोड्स बन जाएंगी इस डिसीजन ट्री की। और उसके बाद फिर इससे रिलेशन में जो वेरिएशन आएगी कि ऑप्शन 1 में क्या वेरिएशन है और ऑप्शन 2 में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो फिर उसके नोट्स आप बनाते रहेंगे। तो ऑप्शन 1 क्या है, नो एक्सपेंशन, कि हम एक्सपैंड नहीं करते। तो बस बात यहीं पे खत्म होगी कि हमने एक्सपैंड नहीं करनी। तो अगर हम एक्सपैंड नहीं करते तो हमारा जो पे ऑफ है वो क्या आता है, तो हम वो जरा जान लेंगे। वो थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, जिस तरह डिसीजन ट्री, जिस तरह आपको पे ऑफ टेबल में कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, उसी तरह आपको यहाँ भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उस पे मैं अभी बाद में आता हूँ। कैलकुलेशन वाला अभी हम नंबर्स को फिल कर लेते हैं। नंबर्स मुझे लगता है कि इतना फिल करना कोई मसला नहीं होता। तो ऑप्शन 1 नो एक्सपेंशन, उस सूरत में क्या होगा कि 5250 मेंबर्स, मेंबरशिप्स जो है, मेंबरशिप नंबर्स वो गिर जाएंगे 5250 तक। 2 का वर्ड है, ठीक है, तक, यानी कि आपके मेंबर्स इतने हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो उतनी होगी। ये मैं अभी नंबर्स पे आता हूँ। दूसरी ऑप्शन है एक्सपैंड द स्टूडियो, एक्सरसाइज स्टूडियो। अच्छा, अब एक्सपैंड करना है, तो जब एक्सपैंड करना है तो फिर आगे दो पॉसिबिलिटीज हैं, और उस दो पॉसिबिलिटीज के अंदर फिर आगे कॉस्ट की भी कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ऑप्शन 2 पे आते हो तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन 2 में फर्दर 2 आ गया कि मेंबरशिप नंबर्स जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं और वो करंट लेवल पे रिटेन भी हो सकते हैं। करंट लेवल कितना है, 6000, और वो बढ़ के कितने हो सकते हैं, 6500। तो यहाँ पे फिर आपके दो नोड्स बन गए कि आपके मेंबर्स 6000 भी हो सकते हैं और 6500 भी हो सकते हैं। तो मैं जरा रफली अप्रोक्सीमेटली आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसको डिसीजन ट्री को बड़ा एक्यूरेटली नहीं बनाना चाह रहा। अच्छा, अब अगर मेंबर 6000 हो जाते हैं या 6500 हो जाते हैं, तो फिर आगे आपके पास जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो फिर उसकी आगे दो चीजें हैं कि ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी या तो 120 पर मेंबर होगी या 180 पर मेंबर होगी। तो इसका मतलब है 600 मेंबर्स पे भी ऑपरेशन कॉस्ट 120 हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी 180 हो सकती है, और 6500 मेंबर्स पे भी एक पॉसिबिलिटी 120 हो सकती है और एक पॉसिबिलिटी 180 हो सकती है। अब हर चीज के साथ इन्होंने प्रोबेबिलिटीज बताई हुई हैं कि मेंबरशिप 6000 होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और 6500 होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और ऑपरेशनल कॉस्ट 120 होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और 120 होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 यहाँ पे है, और फिर ये भी इसी तरीके से दी हुई है 0.5। तो हर नोड के साथ इन्होंने जो है वो प्रोबेबिलिटी असाइन की हुई है। तो एक तो होता है प्रॉब्लम इसका ढांचा खड़ा करने में कि आप डिसीजन ट्री को इसकी ब्रांचेस प्रॉपरली बनाओ, और आपको ये जो पाथ्स हैं इसके, जो डिसीजन पाथ्स हैं वो किसी तरीके से आप से बन जाएं। अब आपको यहाँ पे कितने पाथ्स नजर आ रहे होंगे, आपको यहाँ पे एक पाथ ये नजर आ रहा होगा डिसीजन का, फिर एक ये नजर आ रहा होगा, फिर एक ये नजर आ रहा होगा, फिर एक आपका ये है, और फिर आपका ये है। तो वो बेसिकली जो पे ऑफ टेबल में, आपके पास मुख्तलिफ कम्बिनेशन थे,
जिस तरह अभी पिछले क्वेश्चन में 6 कॉम्बिनेशन थे, उससे पहले क्वेश्चन में 9 कॉम्बिनेशन थे, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से उतनी नोड्स, उतनी ब्रांचेस आपके पास आ जाती है। ठीक है जी। ये आपके साथ हो गई बात। अब इसको आपने फिल करना है और इसको आप फिल करेंगे और इसके अंदर आप वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या कह रही है, तो इसमें से हम कुछ एक आधा जो बात है उस पर जरा काम करने की कोशिश करते हैं। और प्रॉब्लम फिर वही होगा कि अब ये मैं अगर अरेज करता हूँ तो सारा अरेज ना हो जाए, तो मैं जरा केयरफुली अरेज करता हूँ। तो ऑप्शन 1, अब ऑप्शन 1 में क्या है कि आप एक्सपैंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब आप एक्सपैंड नहीं कर रहे तो आपके जो मेंबर्स हैं वो रह रहे हैं कितने, 5250 फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो 5250 मेंबर्स फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। अभी आपको देखना पड़ेगा ये इनकम कितनी मिलेगी। तो 5250 मेंबर्स, और अगर एक मेंबर जो है वो 80 देता है तो 5250 मेंबर्स एट द रेट ऑफ 80, तो यहाँ पे आपको नेट इनकम आएगी और वो भी फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो यहाँ पे आपको नेट इनकम आएगी 3.36 मिलियन पर एनम। 3.36 मिलियन पर एनम। मैं जरा आंसर से देख के कर रहा हूँ, आप साथ साथ कैलकुलेटर रख लें और इसको एक दफा कैलकुलेट भी करके देख लें। सो 5250 टाइम्स 80 एंड टाइम्स 3 एंड इसमें और कोई चीज है, सब्सक्रिप्शन फी जो है, सॉरी, हाँ ठीक है जी, 80 ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मैंने भी नोट कर लिया कि 80 जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। सो बेसिकली जो मेंबरशिप फी है वो है आपकी 720, ठीक है। सो 720 जो है वो बेसिकली क्या करना है, 720 में से 80 माइनस कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे 600 एंड 20 ये माइनस हो गया तो 40, 640 बन जाएगा। और इस 640 को आप फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 5250 से, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। जरा अब ये करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो बेसिकली इतनी तेजी का ये काम है नहीं जितनी तेजी में हम ये करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली जितना आप क्विकली करोगे उतना आप कोई ना कोई चीज स्किप करोगे, और जब आप कोई चीज स्किप करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो 640 टाइम्स 5250 ये बनता है 3.36 मिलियन, ठीक है। ये बनता है 3.36 मिलियन पर एनम। और अगर आप इसको 3 सालों पे ले जाओ तो ये बनता है 10.08 मिलियन पूरे 3 सालों का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नोड जो है इसका वो हमने सॉल्व कर लिया, 10.08। और जी, अब इसी तरीके से आपने जो बाकी कॉम्बिनेशंस हैं तो उन बाकी कॉम्बिनेशंस को आपने सॉल्व करना है। बाकी कॉम्बिनेशंस क्या हैं कि अगर 6000 मेंबर्स हों, राइट, यहाँ पे आप देख लो 6000 मेंबर्स हों, और फिर उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट 120 हो, और सब्सक्रिप्शन वही 720 है। तो डेफिनेटली आप इसको आप कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे होगे, आप 6000 मेंबर ले रहे होगे, 720 इसकी सब्सक्रिप्शन वैल्यू ले रहे होगे, 120 उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट ले रहे होगे, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके एक ईयरली प्रॉफिट निकाल रहे होगे। तो वो वाला एक कॉम्बिनेशन जो है आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास इस नोट का सॉल्व हो जाएगा। अब मैं डेफिनेटली इसको अगर पूरा कराऊंगा तो फिर डेफिनेटली मुझे बहुत टाइम लगेगा, मैं बाकी क्वेश्चन ही डिस्कस कर सकता। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है इसको देखते हुए, सवाल को और इस ट्री को, तो बस वो क्वेश्चन पूछ लें,
मैं उसी को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ किसी एक पॉइंट के हवाले से। अदरवाइज पॉइंट्स काफी हद तक यहाँ पे क्लियर है कि हमने जो हर ब्रांच है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपने किसी तरीके से इन तमाम ब्रांचेस को, इसके प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है कि आपको इसकी भी नेट इनकम पता लग जाए, इसकी भी नेट इनकम पता लग जाए, इसकी भी नेट इनकम पता लग जाए, इसकी भी नेट इनकम पता लग जाए। फिर हम क्या करेंगे, इन दो नेट इनकम्स को इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके इसको एक में कन्वर्ट करेंगे, इस दो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक में कन्वर्ट करेंगे, फिर इन दो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक में कन्वर्ट करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे और हम डिसीजन ले लेंगे। सो ये एक यूजुअल अप्रोच होती है किसी भी डिसीजन ट्री के क्वेश्चन को करने की। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज सन्नाटा छाया हुआ है, चले आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो अगला क्वेश्चन है शिफ्टर्स हॉलेज का, शिफ्टर्स हॉलेज का जो क्वेश्चन है, इसमें भी अगेन पॉसिबल आउटकम्स बनानी है और मैक्सिमैक्स, मैक्सिमिन और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्राइटेरिया अप्लाई करना है, 6 पॉसिबल फिगर्स निकालनी है और रिस्क एटीट्यूड्स के हिसाब से जो डिसाइड करना है। तो इस क्वेश्चन में जो आपको प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली वो आपको प्रॉब्लम होगी कि द वे इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो उस हिसाब से आप अंडरस्टैंड करेंगे और उसके अंदर आपको रेवेन्यू को और कॉस्ट को और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और डिसीजन वेरिएबल जो है उसको देखना पड़ेगा और जो रिस्क वेरिएबल्स हैं उसको देखना पड़ेगा, एंड देन यू आर एबल टू कंस्ट्रक्ट द पे ऑफ टेबल, एंड फ्रॉम द पे ऑफ टेबल यू कैन देन अप्लाई the criterias and calculated। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एक दफा देख लीजिएगा, मैं इसका भी आपसे सोल्यूशन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है जी। फिर उसके बाद सीमा का क्वेश्चन आ गया एक, तो यहाँ पे फिर अगेन उसी तरीके से आपके पास टिकट प्राइस की ऑप्शंस हैं और यहाँ पे हमने बनाना क्या है, हमने डिसीजन ट्री बनाना है और हमने ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस सेट करनी है। तो प्राइस 80, 90, 100 हो सकती है और उस प्राइस के हिसाब से हमारे पास जो पैसेंजर सीट्स हैं वो फिर ये हमारे पास उसकी बुकिंग होगी और उसके जो पेसिमिस्ट, मोस्ट लाइकली और ऑप्टिमिस्ट डिमांड्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास शेयर होगी। अच्छा, इसके अंदर फिर आगे वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसीजन ट्री में हमने सबसे पहले तो देखना है प्राइस 80 करें या 90 करें या 100 करें। तो बेसिकली एक तो हमारा ट्री के नोड्स इस तरीके से, लेकिन फिर हर प्राइस और इसकी प्रोबेबिलिटीज भी दी है 0.2, 0.6 और 0.2। लेकिन फिर उसके बाद प्राइस के साथ साथ एक और आगे वेरिएशन है और वो वेरिएशन है एयरपोर्ट चार्जेस की, ठीक है। तो वो वेरिएशन क्या दी हुई है, वो वेरिएशन दी हुई है कि एयरपोर्ट चार्जेस आर इनकर्ड फॉर ईच कस्टमर एंड दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी ईदर 5 और 6 डिपेंडिंग अपॉन द नेगोशिएशन विद द एयरपोर्ट इन्वॉल्व्ड एंड द प्रोबेबिलिटीज आर 0.6 एंड $5। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले आपने ये तीन ऑप्शंस बनाई कि प्राइस 80 और 90 और 100, ये तीन प्राइसेस आपने इनमें से कोई एक चूज करनी है और फिर उससे रेलेवेंट आपके पास पैसेंजर्स आ गए। अगर आप 80 की चूज करते हैं तो ये आपके पास पेसिमिस्टिक इतने पैसेंजर्स होंगे और मोस्ट लाइकली इतने पैसेंजर्स होंगे और ऑप्टिमिस्ट इतने पैसेंजर होंगे। इसी तरीके से अगर आप 90 की प्राइस चूज करते हैं तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं और अगर आप 100 की प्राइस चूज करते हैं तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। और फिर विद इन ईच पॉसिबिलिटी फिर आपके पास दो चीजें और आ जाती हैं कि अगर आप 80 की प्राइस सेट करते हो और ये आपके नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं तो फिर आगे क्या पॉसिबिलिटी है कि कॉस्ट आपकी या तो 5 पर कस्टमर होगी या 6 पर कस्टमर होगी, 5 पर कस्टमर होगी या 6 पर कस्टमर होगी, 5 पर कस्टमर होगी या 6 पर कस्टमर होगी। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा एक ट्री बन जाएगा
और इसका फिर जो एक पाथ होगा वो आप उसको एनालाइज करोगे। अब इसका एक पाथ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि अगर हमारे पास 80 की प्राइस हो, अब ये हमने तो ये तो खैर डिसाइड करना है, तो 80 की प्राइस पे हमारे पास 3 पॉसिबल एस्टिमेट्स हैं। पेसिमिस्टिक कहता है 80 पैसेंजर्स होंगे, मोस्ट लाइकली 100 पैसेंजर्स और फिर 150 पैसेंजर्स। तो 80 पैसेंजर को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा, फिर उसमें से 5 की कॉस्ट माइनस करोगे तो उसका पे ऑफ आ जाएगा। फिर 80 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, रेवेन्यू आ जाएगा, उसमें से कॉस्ट माइनस करोगे तो पे ऑफ आ जाएगा। तो बेसिकली हर पाथ का आप क्या निकालोगे, हर पाथ का आप जो इनकम है वो निकालोगे और फिर उसको प्रोबेबिलिटी से रिड्यूस करते हुए आप पीछे लेके आओगे और इस क्वेश्चन को फिर आप सॉल्व करोगे और अल्टीमेटली आप देखोगे कि इसमें से कौन सी प्राइस जो है वो ज्यादा बेहतर है। इसी काम को हम टेबल से भी कर सकते थे, ठीक है, इसी काम को हम टेबल से भी कर सकते थे। आपके आईसीएमए में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर इसी चीज को आप चाहो तो डिसीजन ट्री से कर लो, और अगर वो डिसीजन ट्री नहीं मांग रहा तो आप इसी चीज को पे ऑफ टेबल से कर लो, ठीक है। तो पे ऑफ टेबल से भी आप इसको कर सकते थे। उसके लिए आपको कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे और उसके लिए आप कॉलम बनाओगे, प्राइस 80 रखो या प्राइस 90 रखो या प्राइस 100 रखो। तो फिर 80 की प्राइस पे आप ट्रैवलर्स ले लो, 90 की प्राइस पे ट्रैवलर्स ले लो, 100 की प्राइस पे 3 एस्टिमेट्स पे ट्रैवलर्स ले लो, और फिर उसके बाद आप वेरिएबल कॉस्ट के कॉलम बना लो। सो बेसिकली यू कैन कंस्ट्रक्ट अ टेबल आउट ऑफ इट। अब मैं थोड़ा सा इस वक्त इस स्टेज पे कंफ्यूज सिर्फ टाइम की वजह से हो रहा हूँ कि जब इतना कुछ इतने कम टाइम में डिस्कस करना हो तो किस चीज को एम्फसाइज किया जाए और किस चीज को एम्फसाइज नहीं किया जाए। तो इसीलिए अब अगर मैं एम्फसाइज करना शुरू हो जाऊं तो बहुत डिटेल में बात हो जाएगी, ना करूं तो फिर वो चीज स्किप हो जाएगी। तो बेसिकली हमने इस वक्त एक इसको जो सब्सटेंस है जो इसका उसको होल्ड करना है, तो मेरे ख्याल में उस पर जितनी डिस्कशन मैंने कर ली है वो काफी है। इफ यू वांट मी टू टॉक मोर अबाउट इट तो डू लेट मी नो। अच्छा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसको मैं फिलहाल जो है ये क्या है, लेट्स से एक मिनट देख लेते हैं, क्योंकि अब टाइम जो है वो थोड़ा सा मुझे ड्रैग कर रहा है और आप लोग भी डेफिनेटली थके होंगे और मेरा भी जो लेवल है इस वक्त वो बिल्कुल डाउन हो रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें ओके वेदर है और अर्निंग्स है, कॉस्ट एडवर्टाइजिंग है, डिसीजन ट्री बनाना है। तो आई गेस इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर उसके बाद फिर डिसीजन ट्री का क्वेश्चन है कि एक थिएटर है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी 500 है और हाँ वैसे ये भी पॉसिबल हो सकता है तारे कि हम इस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक कर लें यहाँ पे और हम इसको कल कंटिन्यू कर लें। हमारे पास इस वक्त बहरहाल फ्लेक्सिबिलिटी है, हमको जबरदस्ती नहीं है कि एक टॉपिक को हमने बिल्कुल ही टाइट करके हर हाल में खत्म करना है, क्योंकि अब एग्जाम भी आपके आगे चले गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इस टॉपिक को कल पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एमसीक्यूज भी नहीं डिस्कस हो पाए और एक भी आईसीएमए के पेपर्स भी रहते हैं, इमाद ने भी मुझे एक पेपर दिया हुआ है, ये ज्यादा बेहतर अप्रोच रहेगी। तो कल हम इस पे कुछ टाइम लगाते हैं। अभी मैं जरा क्विकली देख लूं अगर मुझे कुछ ही और चीज पे बात करनी चाहिए फिलहाल तो वो कर लेते हैं। या आप बता दें कि अभी 5, 10, 15 मिनट में अगर किसी और चीज पे बात की जाए तो वो क्या बात हो। या तो इमाद ने जो क्वेश्चन कहा हुआ था आईसीएमए का उसको डिस्कस कर लेते हैं। और चले वो क्वेश्चन भी कल ही करेंगे, छोड़े। ठीक है जी, सो इट्स एग्रीड, बाकी लोग भी इस पे एग्री कर रहे हैं कि इसको अभी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी क्वेश्चन भी देखें तो काफी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं और एमसीक्यूज तो ऑब्वियसली उसकी तो बारी आ ही नहीं सकती। तो हम ये भी कर सकते हैं कि कल का कंप्लीट सेशन इसी पे कर लें
कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा स्केड्यूल जो है वो बहरहाल फ्लेक्सिबल है। तो आज काफी सारी बातें रिस्क और अनसर्टेनिटी की हमें आइडिया हो गया, हमें पे ऑफ टेबल्स भी बनाने आ गए, हमने जो है डिसीजन ट्री भी थोड़ा बहुत देख लिया। तो कल हम इसको इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये सारी चीजें आपको आ गई हैं, हम इसको एमसीक्यूज के थ्रू और पॉसिबली एक दो और क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में हाँ, ग्रुप की खामोशी एग्रीड इंडिकेट कर रही है जी, तो ये भी बात ठीक है। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर एग्री एमसीक्यूज आर इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ठीक है जी। तो कल हम ऐसे ही करते हैं, कल हम थोड़ा सा इसको पीछे रखते हुए इस क्वेश्चन बैंक को एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन बैंक मैं अभी आपसे शेयर कर लेता हूँ, इसके आंसर्स भी शेयर कर लेता हूँ। आपको डेफिनेटली इसके आंसर्स देख के कुछ वैसी समझ आ जाएगी कि इसमें पॉइंट पूछने वाला कौन सा है। तो फिर हम रेलेवेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं कल। ठीक है जी, तो आई गेस दैट्स एनफ फॉर टुडे, सो वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।